कोरोना महामारी की सेकेंड वेव के फलस्वरूप जो स्थिति, मेरी आवाज आ रही सर आपको? आ रही है। हाँ, तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के फलस्वरूप जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसको राज्य सरकार ने कैसे निपटा, उस पर कैसे काबू पाया, आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहेगी और लॉकडाउन के संबंध में कैसे आने वाले दिनों में हमको अपनी नीति को अपनाना है, इन मुद्दों पर आज की बैठक मुख्य रूप से केंद्रित रहेगी। मैं पुनः आप सबका इस बैठक में स्वागत करता हूं। अब मैं में की शुरुआत में सबसे पहले MDNRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन श्री रवि शुक्ला जी के द्वारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिसमें राज्य की कोविड की स्थिति की जानकारी होगी। विनम्र अनुरोध होगा श्री रवि शुक्ला जी से इस प्रेजेंटेशन सर जोहार प्रेजेंट करें। रवि शुक्ला जी। धन्यवाद सर। इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से झारखंड राज्य में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति तथा जो कार्य योजना बना करके अब तक कार्रवाई की गई है उसके संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये पहले स्लाइड के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से झारखंड राज्य में कोविड-19 के दूसरे लहर के प्रारंभिक चरण में 29 मार्च से लेकर के 11 अप्रैल के 2 हफ्ते के अंतराल में कुल 2,93,099 टेस्ट हुए थे और अभी जो विगत 2 हफ्तों का अगर डेटा लिया जाए तो 10 मई से लेकर के 22 मई के मध्य कुल 7,35,241 जांच किए गए हैं। और इस स्लाइड से ये दिखाया जा रहा है कि कैसे कॉन्स्टेंटली हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को स्केल अप किया है और 20,000 पर डे टेस्ट से बढ़ते हुए लगभग 50,000 पर डे टेस्ट तक अपनी क्षमता को हम लोग लेकर के गए हैं। नेक्स्ट प्लीज। पुनः दूसरे स्लाइड के माध्यम से ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से राज्य में कोविड-19 के केसेस सामने आए हैं और पॉजिटिव केसेस की संख्या जहां पहले 29 मार्च से 11 अप्रैल के जो 2 सप्ताह का अंतराल था उसमें केवल 16,449 थे, वो बढ़ते हुए अपने पीक पर 84,596 तक और उसके बाद 9 मई के बाद से इसमें कुछ गिरावट देखी जा रही है और वर्तमान में जो विगत 2 हफ्ते हैं उसमें लगभग 42,729 कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस स्लाइड के माध्यम से जो पॉजिटिविटी रेट है हमारे स्टेट की उसको दर्शाया गया है जो कि टोटल टेस्ट के अगेंस्ट कैलकुलेट किया जाता है और हम लोग देख सकते हैं कि 26 अप्रैल से 9 मई तक की जो अवधि थी उसमें लगातार हमारी पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही थी और 5.6% से बढ़ते हुए ये 13.7% तक चली गई थी। लेकिन जो विगत के 2 सप्ताह है 10 मई से 22 मई तक अगर उसका डेटा लिया जाए तो उसमें हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5.8% ही रही है जो कि एक संतोषजनक उपलब्धि है। नेक्स्ट प्लीज। हमारे लिए अभी भी चिंता का विषय हमारे राज्य में जो कोविड-19 से कुल मृत्यु और मृत्यु दर की स्थिति है वो है। जब कोविड-19 के प्रारंभिक चरण में हमारे यहाँ मृत्यु दर केवल 0.6% था जो कि कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए 2.2% तक पहुंचा और अभी हालांकि अगर हम देखें तो 26 अप्रैल से 9 मई के अंतराल में 1862 और उसके बाद से फिर 10 मई से 22 मई के अंतराल में मात्र 948 कोविड-19 से मृत्यु के मामले आए हैं। लेकिन जो फैटेलिटी रेट है हमारी वो कांस्टेंट है अभी भी 2.2% पे, जो कि ये बताती है कि हमारे यहाँ जिस अनुपात में पॉजिटिव केसेस के संख्या में कमी आई है उस अनुपात में हमारे यहाँ कोविड-19 से मृत्यु की संख्या में कमी नहीं आई है। लेकिन जो ट्रेंड है उससे ये स्पष्ट होता है कि आने वाले 2 हफ्तों में ये स्थिति भी स्टेबलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। इसी प्रकार से किस प्रकार से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज किया गया है। हम लोग देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को हमारे यहाँ ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या केवल 2,442 थी जो बढ़ के 23 मई की तिथि में 13,339 तक पहुंची है और कॉन्स्टेंटली लगातार इसकी संख्या में वृद्धि हुई है जो कि स्पष्ट इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हो रहा है। नेक्स्ट। इसी प्रकार से टीकाकरण के मामले में हम देख सकते हैं कि हमारे राज्य में अब तक कुल जो
प्रथम डोज है वो 32,10,946 और कुल द्वितीय डोज 6,80,903। और हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर के फर्स्ट और सेकंड डोज में हमारा परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है। हेल्थ केयर वर्कर में हम लोग फर्स्ट डोज में पूरे कंट्री में प्रथम स्थान पर है। 45 प्लस आयु वर्ग की ग्रुप में हमें थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है और 45 प्लस के आयु वर्ग में प्रथम डोज लेने वालों की संख्या लगभग 23,40,000 और द्वितीय डोज लेने वालों की संख्या लगभग 3,50,000 रही है। राज्य में हाल ही में 18 से 44 आयु वर्ग के हमारे योग्य लाभुकों के लिए निःशुल्क टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। इसमें कुल लक्ष्य लगभग 1.5 करोड़ के अगेंस्ट अब तक 3,70,955 लोगों को टीका लगाया जा चुका है और इसमें निरंतर एक अच्छी गति से प्रगति हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ जो प्रयास किए गए हैं जिनके माध्यम से ये उपलब्धियां हासिल हो पाई हैं, उनमें सबसे प्रमुख रहा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के संबंध में निर्णय, जिसके माध्यम से व्यापक प्रतिबंध लगाए गए और इसका विस्तार दिनांक 27 मई तक किया गया है। वाहनों के आवागमन के लिए भी वर्तमान में ई पास की व्यवस्था की गई है। सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है और साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन कराया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किट द्वारा जांच और आइसोलेशन सेंटर में उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है और इस क्रम में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित उपाय भी किए जा रहे हैं, जिसमें सभी विभागों का समुचित सहयोग प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। कोविड-19 जांच की दिशा में जो प्रगति हुई उसमें जो वर्तमान में हमारे 8 सरकारी आरटीपीसीआर लैब, 250 ट्रूनेट मशीन और आईसीएमआर के दिशा निर्देश के आलोक में रैपिड एंटीजन टेस्ट, इन तीनों को कंबाइन करके लगभग 50,000 के आसपास कोविड-19 जांच किया जा रहा है। इसके साथ साथ राज्य के 2 मेडिकल कॉलेजों रिम्स और फूलो जहानो मेडिकल कॉलेज दुमका में कोबास 6800 मशीन की अधिस्थापना की कार्रवाई की जा रही है और ये आशा है कि जून के पहले सप्ताह तक वहां कोबास मशीन से जांच प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल आरटीपीसीआर लैब से जांच हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और ये आशा है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हमारे कुछ जिलों में मोबाइल आरटीपीसीआर लैब से भी जांच की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। राज्य के द्वारा 7 नए आरटीपीसीआर लैब की स्थापना का निर्णय लिया जा चुका है और इसके संबंध में भी अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। नेक्स्ट प्लीज। केसेस के बढ़ने के साथ साथ उपचार सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है और जैसा कि हमने पहले स्लाइड में भी देखा कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या और आईसीयू बेड की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई गई है, जिससे कई मामलों में हम लोग समावेशी तथा समेकित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सफल रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में एक नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नामित किया गया है और उनसे दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है। सभी प्रकार की आवश्यक दवाएं यथा रेमडेसिविर, टॉसिलिजुमैब, फेविप्रेविर, लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी और विराफिन इत्यादि की भी पर्याप्त संख्या में उपलब्धता राज्य में सुनिश्चित की जा रही है। और विगत 1.5 माह के अंदर राज्य में कुल लगभग 250 से अधिक HFNC, 200 से अधिक बाईपैप मशीन तथा 750 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 5000 से अधिक ऑक्सीजन फ्लो मीटर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। नेक्स्ट प्लीज। इसी प्रकार से जहां मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता इस पूरे उपचार व्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, उसके लिए एक नीतिगत निर्णय के माध्यम से औद्योगिक सिलेंडरों को मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में परिवर्तित कर उनका उपयोग किया गया है। खूंटी, साहिबगंज और गढ़वा आदि जिलों में पीएसए प्लांट कार्यरत है और शेष जिलों में भी पीएसए प्लांट के अधिष्ठापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की जा रही है। संजीवनी कार्यक्रम के माध्यम से ऑक्सीजन ऑन व्हील्स कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था अस्पतालों के लिए की जा रही है और नए ऑक्सीजन रिफिलिंग यूनिट को लाइसेंस भी इस क्रम में उपलब्ध कराए गए हैं। नेक्स्ट प्लीज। टोल फ्री नंबर 104 के माध्यम से कुल 1,65,606 टेलीकॉल और 6,193 वीडियो कॉल द्वारा चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध कराए गए हैं। पूरे राज्य में 80,000 से अधिक होम आइसोलेशन किट का वितरण किया गया है। सभी सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा स्वास्थ्य उपकेंद्रों पे पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जा चुका है। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में भी पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जा रहा है। होम आइसोलेशन किट को आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर पर उपलब्ध कराने की भी कार्रवाई की जा रही है। नेक्स्ट प्लीज। कोविड सर्किट के माध्यम से कुल 755 कोविड-19 संक्रमित मरीज को उपचार हेतु अन्य जिलों में बेड उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। इसी प्रकार से अमृत वाहिनी ऐप के माध्यम से बेड की उपलब्धता और कोविड-19 से संबंधित अन्य जानकारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर समेकित रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में अतिरिक्त मानव संसाधन की भी व्यवस्था की जा रही है और 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लाभुकों को निःशुल्क टीकाकरण भी प्रारंभ किया जा चुका है और ये पूरे राज्य के सभी जिलों में
अनवरत रूप से कार्यक्रम जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण हेतु ग्रामीण कोविड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और नेक्स्ट प्लीज। इसी प्रकार से संभावित तीसरी लहर की ससमय तैयारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ब्लैक फंगस के इलाज हेतु ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक्सपर्ट कमेटी का गठन तथा रिम्स रांची को एक नोडल सेंटर के रूप में नामित किया गया है। पोस्ट कोविड इलाज हेतु प्रोटोकॉल और चिकित्सा संस्थान भी नामित किए गए हैं। सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट बूथ की स्थापना की जा रही है, ताकि मांग आधारित डिमांड बेस्ड टेस्टिंग की फैसिलिटी हम लोग अवेलेबल करा सके। चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पीकू की स्थापना की भी कार्रवाई की जा रही है। संभावित तीसरे लहर के संबंध में पूरे राष्ट्र का पहला नेशनल वेबिनार कल राज्य के द्वारा आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से ये सारी कार्रवाइयां की जा रही हैं और ये आशा है कि आने वाले समय में ये समेकित प्रयास जारी रहेंगे, जिससे कि कोविड-19 पर निर्णायक विजय प्राप्त किया जा सकेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू रवि, आपने एक बहुत ब्रीफ प्रेजेंटेशन से राज्य की वर्तमान कोविड स्थिति से अवगत कराया। माननीय मंत्रीगण फील्ड से जुड़े रहे हैं। आपने अपने अपने एरिया में इस बीमारी की से कारण उत्पन्न स्थितियों को बड़े नज़दीकी से देखा है, सरकार की पहल को भी देखा है, जनता की एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी आपने फील किया है। लॉकडाउन का कैसा असर रहा, आने वाले दिनों में इस पर क्या रणनीति होगी, इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम लोग कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं पर मेरा अनुरोध होगा कि माननीय मंत्रीगण अपने अपने विचार रखें, ताकि लॉकडाउन, लाइवलीहुड और लाइफ, इनमें हम बेहतर समन्वय स्थापित कर सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कारण जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनका हम सामना कर सकें। और खास करके सर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी राज्य सरकार का फोकस है कोविड को कंट्रोल करने के लिए, उस पर भी आपके बहुमूल्य विचार जानने की इच्छा होगी। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी को कि वे अपने विचार रखें। माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी। सर, आपका कंप्यूटर म्यूट है, उसको जरा अनम्यूट कर लीजिए, हमको आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ नमस्कार सर, आ रही है अब, आप ठीक है, अब ठीक है। सेकंड वेव जो था ये लगभग कहा जा सकता है मेरे अपने क्षेत्र में धीरे धीरे कम हो जाएगा। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र में है, ऑल ओवर झारखंड का जो खबर हमारे विभाग के द्वारा लिया जा रहा है, उसमें हम लोग को ज्यादा काम करना पड़ेगा कि आज भी बाहर से मजदूर आ रहे हैं और उसका पहले टेस्ट होना लाजमी है, बहुत जरूरी है। ये तो हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब हम ग्रामीण क्षेत्र से बाहर से जो लोग आते हैं उसको अगर हम 16 ना टेस्ट करा लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो डर और भय आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा वो नहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कोशिश यही रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी मजदूर अभी आ रहे हैं, आगे भी आ रहेंगे, तो उसको ज्यादा और अगर जरूरत पड़े तो क्वारंटाइन भी किया जाए। तभी हमको लगता है ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह सेकंड फेज में हम लोग आगे बढ़े और भी हमको लगता है कि बहुत कम होगा। मेरे क्षेत्र की तो लगभग एकदम कमी हो गया पाकुड़ साहब। दूसरा कि लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है, हाल में जब रांची में थे तो बराबर लोगों का एक फोन आ रहा था ई पास के संबंध में। मैं समझता हूँ सरकार जो पॉलिसी लिया था, जो गाइडलाइन आया था, वो बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय रहा। इसलिए कि हमने देखा इन 7-8 दिनों में जो आने वाले जाने वाले लोगों पर जो थोड़ा भी अंकुश लगा है, इससे हमको रिजल्ट हमें बेहतर मिला है। लेकिन ये समय हमारा 27 तारीख तक है, थर्ड चरण का जो लॉकडाउन है हम लोग का।
इसके बाद मुझे लगता है कि यह लॉकडाउन और भी एक हफ्ता बढ़ाया जाए। हमारा अपना सुझाव जो है कि कम से कम आने वाले समय में 27 तारीख के बाद फिर हम लोग उसका समीक्षा करने के बाद अगर जरूरत पड़े 7 दिन से अगर बढ़ाना है वो तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसका कम से कम एक हफ्ता और भी इसको माने बढ़ाया जाना उचित रहेगा। दूसरा है कि ई पास और इंटर स्टेट में एक हल्का पास जो हम लोग दे रहे हैं, उस पास में तो पहले हमको लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा गड़बड़ी है। अभी ई पास इंटर स्टेट में देने के लिए एक नियम भी बनाना जरूरी है, जो हमको कोई बोल रहा है कि कुछ निकला है, हमको जानकारी उसके बारे में नहीं है, कि पोर्टल में डालने के बाद कोई भी नंबर में किसी को भी मिल जाता था। कहाँ पर यह भी हमें समाचार मिला, एक एक घर में 4-4-5 ई पास बना लिया है। तो उसमें भी हमें देखना जरूरी है कि बेवजह खाली घूमने के लिए पास बनाना कोई रीजन होनी चाहिए, इस पर भी हमको देखना चाहिए। अगर हम लोग इस तरह लॉकडाउन को अगर सटा पालन करें और ग्रामीण क्षेत्र में जो लग रहा था कि आने वाले समय में ज्यादा जो महामारी फैलेगा, लोग को दिखाया जाएगा, उस क्षेत्र में बहुत हद तक हमें तो लगता है कम हुआ है। लेकिन हमारा आने जाने का जो व्यवस्था है, जो हम लोग बार बार बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में टास्क फोर्स हम बनाएं, शायद ही लोगों को जानकारी है। पूरे अगर राज्य में देखा जाए, किसी भी आदमी को आप पूछ लिया जाए, वो नहीं बता पाएंगे कि ग्रामीण टास्क फोर्स कहाँ है, कौन है, किसको क्या समीक्षा कर रही है, इसको जानकारी नहीं है। हमारे विभाग के जैसे इसके विभाग से और आंगनबाड़ी सेंटर टाई करके जो काम अभी शुरुआत किया है, लेकिन सब जगह अभी भी झारखंड के हर पंचायत में अभी शुरुआत नहीं हुआ है। उसको भी जल्द से जल्द शुरुआत करके उसको भी रिपोर्ट लेनी चाहिए, ताकि उस रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में जो कमी है, हम कह रहे हैं कि हमने बहुत पहले ही हम लोग बोल दिए थे कि आंगनबाड़ी सेविका जो है उसके साथ में 7 मेंबर्स रहेंगे। जैसे JSLPS के सखी मंडल का एक मेंबर्स हो गया, जलसैया हम लोग बोलते हैं उसका, और भी 1-2 करके 6-7 कमेटी बनाया जाएगा। कहीं कहीं जिला से जो हमको खबर आया कि हर एक आंगनबाड़ी सेंटर में आपका कुछ सामान दिया गया है, जो 15% का 10% जो बचता था उसी के था। लेकिन बहुत ऐसा जिला है जो ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक ना ऑक्सीमीटर पहुंचा, ना टेम्परेचर का जो नापने का मशीन या सैनिटाइज या मास्क कुछ भी नहीं पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि उस पर भी हमें ध्यान देनी होगी। जो सरकार ने जो नियम बनाया और जो सेविका के माध्यम से हर एक आंगनबाड़ी सेंटर में एक पंचायत में 8 या 10 आंगनबाड़ी सेंटर होता है, तो अगर वैसा हम लोग करते हैं, मेडिसिन अभी तक नहीं पहुंचा, मेडिसिन हमें जल्द से जल्द पहुंचाना चाहिएगा। खांसी, सर्दी, जुकाम, जो भी हल्का फुल्का महामारी बीमारी होता है उसको हम लोग देखें। तो मुझे लगता है कि मिला जुला कर ये हम कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में हमें ध्यान देनी होगी, और आने वाले समय में जो लॉकडाउन के जो स्तर में हम लोग जो 3 फेज में जो काम किए हैं, ये प्रशासन से लेकर सारे लोग को हम धन्यवाद देना चाहिए। बहुत अच्छी काम हुई है, और हमें लगता है कि लॉकडाउन और भी 7 दिन इजाफा बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी को कि वे अपने विचार व्यक्त करें। माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी। नमस्कार, और सीए साहब धन्यवाद आपको इनवाइट करने के लिए। आलमगीर साहब आप जो बताए उसको रिपीट नहीं करना चाहेंगे, वो बात सही है। देखिए, ये सच्चाई है कि शहरों में हम जूझे इस कोरोना वायरस से, बहुत बढ़िया जूझे, तारीफ हो रही है। रांची में जूझे, जमशेदपुर में जूझे, अच्छा से जूझे, लेकिन कहीं न कहीं हम रूरल एरिया में ऐसा नहीं कर पाए। ये और ये झारखंड जो है कि ग्रामीण इलाका इसमें ज्यादा है, 22-23% शहर में रहते हैं, बाकी सब देहात में रहते हैं। अब नाम ले लोहरदगा, गुगला, सिमडेगा, तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं, खुद ही बात करते हैं, कहते हैं कि देखिए एक चीज समझिए कि सरकार को समझना होगा कि पिछली सरकार में प्रायोरिटी शहरों को दी जाती थी, हर चीज शहर में होता था। हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं
कि अब प्राथमिकता देहातों में दी जाएगी, ग्रामीण इलाके में दी जाएगी। ग्रामीण जिले जो हैं उनके मुख्यालय के हॉस्पिटल में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। वहां हमको रांची नहीं जाना पड़े, हम हजारीबाग में रहें, हम गुमला रहें, सिमडेगा रहें, लातेहार रहें, गढ़वा रहें, इस सब में हमारी व्यवस्था हो जाए। हमको दौड़ के जो जाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है रांची को हॉस्पिटल्स में, वो हमको उससे निजात मिलेगा, ऐसे उम्मीद लोग किए हुए थे। और हमको अब समय आ रहा है, ठीक है, समय तुरंत नहीं हो पाएगा और समय भी सरकार को नहीं मिला है, साल भर तो इसी तरह से इसी समस्या से जूझ रहे हैं हम। ये सब समझते हैं, हम समझाते हैं लोगों को, हेलो, समझाते हैं कि भैया देख रहे हो कि साल भर हम लोग पिछले मार्च से अभी इस मार्च अप्रैल मई होने जा रहा है, हम तो इसी समस्या से जूझ रहे हैं, हमें समय कहाँ मिला है कि ये जो समस्या बोल रहे हैं उसको कर पाए। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। दूसरा, जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं इस पीरियड में अच्छे हैं, सबों ने तारीफ किया। और आलमगीर आलम साहब से भी सुबह हमारी बात हुई और हम कहेंगे कि बहुत से लोगों से जिला से मैंने कम से कम कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से, सभी एमएलए से बात किया है और सबकी राय है कि रेस्ट्रिक्शंस ठीक है, ये सराहनीय है, सरकार ने अच्छा किया है। इससे कोविड-19 का जो रेट था वो कम हुआ है। मृत्यु दर पर तो बता रहे थे रविशंकर जी, वो सब तो ठीक ही है। लेकिन कुछ लोगों ने प्रश्न किया, ये बताइए कि लोग इतने मर गए, 2000 मर गए, 2500 मरे, सारी कपड़े के दुकान बंद है, कफन कहां से ले रहे हैं? चोरी से ले रहे हैं। आज 4 गुना 5 गुना दाम देना पड़ रहा है। अगर सरकार इसको नोटिफाई कर दे दुकानों को कि इस दुकान से आप ले सकते हैं पूरे झारखंड राज्य में, तो मेरे ख्याल से लोगों को सुविधा होगी। इस पर हमको विचार करना है। दूसरा, लोगों ने कहा कि आपने सड़क में लोगों को तो रोक रखा है, ई पास दे करके, पुलिस लगा करके, लेकिन समारोह जो हो रहे हैं गांव देहात में, शादी हो रहे हैं, आप दिए हैं 11 आदमी का, लेकिन कोई भी शादी में चले जाइए आप गांव देहात में, 500 से 250, 300, 500 जो भी हो, कम नहीं रहता है। उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए आपका कहाँ व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। तो गांव देहात में तो उसी तरह से भीड़ शादी के नाम पर और समारोह के नाम पर अभी भी चल रहे, तो इसको हमको देखना है। ये और ये व्यवस्था आपका अपने तो ये कहेंगे हम फिर कहा कि साग सब्जी के लिए बादल जिस पर ज्यादा बोलेंगे, गांव से लोग बोलते हैं कि देखिए हमारा तो बर्बाद हो गया है, पेपर में भी छपा तरबूज वगैरह खेत में, गढ़वा वगैरह में ऐसी पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं, कोई आ नहीं रहा लेने के लिए, गाड़ियां आ नहीं रही, कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इकोनॉमी का CS साहब आपने बढ़िया कहा, लाइफ एंड लाइवलीहुड दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन लाइवलीहुड रूरल इलाके में, एग्रीकल्चर में खास करके बहुत हम नहीं कर पाए, ये मानना पड़ेगा। और समय है इस पीरियड में हम करें, क्योंकि इसके बाद तो मौसम खत्म हो जाएगा, ये हमको देखना है। ठीक कहा आलमगीर आलम साहब ने, माइग्रेटेड जो लेबर्स हैं वो बाहर से आए हैं, उनका टेस्ट नहीं हुआ है, सभी जानते हैं हम लोग, लेकिन आ करके बीमारी फैलाए, जगह जगह फैलाए हैं। सर्दी खांसी जहां पूछते हैं जान पहचान के लोग कैसे हो, तो बोला सर्दी खांसी हो गई है, सांस थोड़ा रुक जाता है बीच बीच में, लेकिन अब ठीक हो रहे हैं। ये सब चल रहा है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि रूरल इलाके के जो अस्पताल हैं उसको मजबूत किया। ये अब शिकायत करने लगे कि देखिए सब रांची में हो रहा है, और रांची का आदमी, अब सर्दी खांसी हमको है, गए अस्पताल में तब ताला लगा हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं है। पूछे कि डॉक्टर कहाँ है, तो बोला कि डिप्रेशन में चले गए रांची। तो हम कहाँ जाएं? सर्दी खांसी की दवा लेने के लिए रांची जाएंगे क्या? हमारे यहाँ तो व्यवस्था होनी चाहिए। इस सब को हमको देखना है, ये देखना। फिर हम वैक्सीनेशन पर एक जगह जगह भ्रम फैलाया गया है, लोग नहीं आ रहे हैं, बात सही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम टारगेट ग्रुप बना के करें तो सफलता मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ टीचर्स हैं, हम उनको कहें कि आप पहले लीजिए,
हमारे यहाँ पीडीएस के, हमारे विभाग को ही ले लें, पीडीएस के डीलर हैं। हम कहें कि तो अगर पीडीएस का तुम अगर अपने परिवार के साथ डोज नहीं लोगे वैक्सीनेशन का, तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द करने पर विचार करेगी सरकार। इसे टारगेट करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी हैं, वो उनको हम देंगे, टारगेट ग्रुप बना करके उनको देंगे। इस तरह से वैक्सीनेशन तो बढ़ाना पड़ेगा। दवा तो दो ही है, या तो आप लॉकडाउन करके रिस्ट्रिक्शन लगा करके लोगों को मिलना जुलना बंद कर दें, और नहीं तो दूसरा कि वैक्सीनेशन दें। वैक्सीनेशन देने के लिए टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा। देर सवेर हमको इस पर विचार करना है। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं यही कहूंगा कि पोस्ट कोविड के बारे में रविशंकर जी बता रहे थे कि अन्य राज्यों में देख रहे थे फिजियोथेरेपी का जगह जगह केंद्र खोल रही है। हरियाणा में खोल दी, उत्तर प्रदेश में भी खुला है फिजियोथेरेपी का। देखिए, मुझे भी कोविड हुआ है। मैं खुद महसूस करता हूँ कि शुरू में मैं उठा तो 10 दिन तक कमजोर रहा, लेकिन बाकी ठीक हो गया। लेकिन अभी 15-20 दिन से फिर कमजोर हो गया। डॉक्टरों से दिखाया तो बोला कि पोस्ट कोविड ठीक काम कर, डेट से शुरू हुआ है, आया है, दुर्बलता आ जाती है इसमें। और इसका एक ही उपाय है कि आप फिजियोथेरेपी कराएं। तो कराएं, शुरू कर दिया हूं फिजियोथेरेपी कराना। इस तरह से सरकारी व्यवस्था अगर हो जाए फिजियोथेरेपी का, और लोगों को जानकारी हो कि फलाना जगह के केंद्र हैं इसके, और जो कोविड जिसको हुआ है वहां जाकर के फिजियोथेरेपी कराएं और एक्सरसाइज उनको सिखाया जाएगा उनको, तो बेहतर होगा आगे आने वाले समय में। और तीसरी लहर के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कर रहे हैं। राज्य का फिर से नाम हो रहा है पूरे देश में, अच्छा से संभाल रहे हैं। और सीएस साहब को भी, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपने बहुमूल्य विचारों के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को कि वे अपने विचार रखें। माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। जोहार सर, जोहार जोहार। आपका म्यूट है लगता है, जरा सा देखिए, आपका वहां सिस्टम म्यूट है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है सर? हाँ, आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है। अरे सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको सर। बहुत बढ़िया बेहतर काम हो रहा है कोरोना काल में, और आम पब्लिक में भी सब पर नाम हो रहा है कि बहुत बढ़िया अच्छे काम हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और खासकर चतरा के ग्रामीण क्षेत्र में सर हम 10 दिन से घूम रहे हैं जागरूकता अभियान में। डीसी साहब, एसपी साहब, सभी लोग, जिला प्रशासन, कोरोना से बचना है। तो उसमें गांव में अधिक बुखार और सर्दी और खांसी है, उसमें जो दवाई चल रहा है सब ठीक भी हो रहा है, और जांच भी हो रहा है सबको। लगभग ऑक्सीमीटर से 50% ही लोग जांच हो गया है। और अभी कोविड का पेशेंट मात्र हमारे सदर में 6 गो है, वो भी ठीक है। और आज 23 पॉजिटिव केस आया है, मतलब वो भी सब ठीक है। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि और चतरा बेहतर हो। और जो 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो पीक पॉइंट था, पूरा अफरा तफरी मचा हुआ था, सब लोग घर से निकल रहे थे, भाग भाग चल रहा था। तो अभी हम लोग चतरा मतलब बेहतर है। और जो लॉकडाउन अभी तो जो लगाया गया, इसके लिए आपको जितना बढ़ा दें कम होगा। हमको चाहते हैं कि और इसको बढ़ाया जाए, ताकि जो हल्का फुल्का जो भय है वो ठीक हो सके। और चतरा में हमारे यहाँ डॉक्टर सब बच्चा का डॉक्टर नहीं है, महिला चिकित्सक नहीं है, और जो बेहोशी करने वाला भी डॉक्टर नहीं है। सब तो अनुबंधे पर हो तो व्यवस्था के भेजा जाए, क्योंकि दिक्कत है। और ऑक्सीजन प्लांट जो हर जिला में लगना है, तो लगने में विलम्ब है, तो संजीवनी गाड़ी को चतरा भेज दिया जाए सर, तो हम लोग कंट्रोल करेंगे। और 46 बरस प्लस वाला जो टीकाकरण है, उसमें सब धीमी आ रही है कि गांव में बहुत बुखार लगता है, 2 आदमी को ऐसा केस हुआ कि टीका लिया और डेथ कर गया। सबको भय हो गया कि भाई मर गया, उसको लिया तो हम भी नहीं लेंगे। तो हम लोग जगा रहे हैं कि वैसा कोई बात नहीं है, सब लोग लीजिए। और 18 से 44 वाला सब अपना सेंटर पर जा जाकर ले रहा है। हम लोग खुद जा जाकर के सुबह से हम प्रचार कर रहे हैं, और हम लोग पूरा प्रयास करें जितना जल्दी टीकाकरण का काम पूरा हो। और एम्बुलेंस की भी सर आग्रह है कि 7-8 हॉस्पिटल है पुराना ब्लॉक, एम्बुलेंस भी मिल जाता तो हम लोग को लिए
राहत होता है। और अभी चतरा कहा जाए तो मतलब बेहतर, अभी ठीक ठाक है सर। माननीय मंत्री जी, आपके चतरा जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगना था हॉस्पिटल में, वो क्या पूरा हुआ? अभी शुरू नहीं हुआ है सर। हाँ, शुरू हुआ है। नहीं, एक ऑक्सीजन प्लांट लगना था वहां पर, जैसे शुरू- माननीय सांसद बता रहे थे। वो शायद ईद वगैरह था, इसके चलते वो आने वाले इस महीने शुरू होगा सर। अच्छा, ठीक। बाकी सब ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। राशन वगैरह भी हम लोग बंटवा रहे हैं, घूम भी रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं और सबको इंजेक्शन भी दिलवा रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन जी को कि वे अपने विचार कोविड और लॉकडाउन के संबंध में रखें। माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन जी। जोहार, नमस्कार। आ रहा है आवाज? हाँ दादा जोहार, आ रहा है, हाँ, आवाज आ रहा है। हाँ। आ रहा है। तो जहां तक सरायकेला जिला का पूर्वी सिंहभूम जिला से भी बड़ा नजदीक है, जो शहरी क्षेत्र है, आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र भी है, इधर जमशेदपुर है, एक ही बुझाता है, लेकिन नियंत्रण में है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया था कि कोरोना बढ़ने का, फिलहाल उस तरह का नहीं है। जो सर्दी बुखार और कुछ ऐसा जो होते रहता है सीजन में, आप दवाई की व्यवस्था होने के बाद ऐसा गांव के ऐसा कोई परिस्थिति सामने नहीं आ रहा है कि अभी बढ़ रहा है। जिला के अंदर शहरी भी क्षेत्र भी है और ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शहरी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र भी उस तरह का बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। कोरोना वो भी कम है। इसीलिए और ये जो लॉकडाउन है हम लोग जो किए हैं, ये सभी के ऊपर अच्छा प्रभाव है, अच्छा सराहना भी है, क्योंकि कुछ मजदूर को हम लोग जाने दे दिया है और मजदूर आराम से 40 या 50% काम कर रहा है रोटेशन के हिसाब से। भीड़ भी नहीं हो रहा है और कुछ मजदूर का अपना रोजगार भी मिलते जा रहा है। इसीलिए उतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी कोरोना प्रभाव नहीं हुआ है। और अभी जरूरत है ग्रामीण क्षेत्र में अभी जो संस्था की ओर से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यह हर पंचायत में, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जनता का समझ में आए कि कोरोना क्या चीज है और कोरोना से बचने के लिए दवाई जरूरी है, वैक्सीन टीका भी जरूरी है। ये प्रचार करना बड़ा जरूरी है और साथ में मास्क भी कंपलसरी, ये थोड़ा ज्यादा प्रचार करने का जरूरत है। ऐसा में सरायकेला जिला नियंत्रण में है। इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होते भी काम भी चल रहा है, लेकिन नियंत्रण भी है। इसलिए हम समझते हैं कि आज का जो हम लोग स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लॉकडाउन के जो हम लोग किया है वो अच्छा है। और कुछ दिन हम लोग बढ़ा भी सकते हैं कि हम लोग देखेंगे तीसरी लहर जो आने का चर्चा है, उसका लिए भी व्यवस्था करना चाहिए। जो कल्याण विभाग के जो 16 हॉस्पिटल है, अब वो संचालन शुरू हो गया पूर्ण रूप से। बेड भी लगना शुरू हो गया। कहीं कहीं थोड़ा डॉक्टर का कमी है, मैन पावर का कमी है, बाकी सब जगह अच्छा चल रहा है। इसीलिए जिला प्रशासन से भी अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हमें भी जिला का प्रशासन से या डीसी से बात करते रहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा अंधविश्वास है, उस चीज को दूर करना है। गांव में प्रधान रहता है, प्रधान को समझा के या वहाँ का जनप्रतिनिधि के माध्यम से ये जो ये है वैक्सीन नहीं लेने का बात सामने आ रहा है, उसको अच्छा से समझा देने से ये ठीक हो जाएगा। इसी तरफ से
गांव की जनता के बीच में इसको प्रचार करके ग्राम प्रधान या वहां का जनप्रतिनिधि जो है उसका माध्यम से प्रचार करे, ताकि वहां का आदमी वैक्सीन लेने में पीछे नहीं हटे। इसी तरह से जिला के अंदर में यह भी अच्छा है, और हम लोग का जो कार्यक्रम सरकार की ओर से दिया गया है वो सराहनीय कदम है। इसीलिए हम चाहेंगे और कुछ दिन हम लोग इसको अध्ययन करें, ताकि हम लोग जो महामारी बहुत तेजी से बढ़ रहा था अब नियंत्रण में है। इसीलिए और कुछ दिन लॉकडाउन करके और ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र का वैक्सीन और टीका का थोड़ा ज्यादा हम लोग, ताकि आदमी ले और उसको समझे, तभी हम लोग नियंत्रण कर सकेंगे और कोरोना से हम लोग मुक्ति मिल पाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं कहा कि कुछ दिन के लिए और हम लोग एक बार लॉकडाउन करें, और इसी तरह का संपूर्ण लॉकडाउन में ये भी जैसा हम लोग मिनी लॉकडाउन है उसी तरह हम लोग को करना चाहिए, और उसी का अच्छा प्रभाव है, मजदूर को भी राहत है। इन्हीं बातों के साथ हमारा विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, नमस्कार। धन्यवाद दादा। दादा एक चीज था, आपसे जानकारी हम चाह रहे थे। हम लोग का मानकी मुंडा लोग और माझी परगनेत लोग एक्टिव है, थोड़ा सा वो लोग सक्रिय हुआ है कि नहीं? ना, कुछ सक्रिय है और वो लोग को समझाना पड़ रहा है। कुछ अपने तरफ से वो लोग प्रचार कर रहे हैं, लेना चाहिए वैक्सीन और टीका। ठीक है, ठीक है, ठीक। धन्यवाद सर अपने बहुमूल्य विचारों के लिए। और आपने ये बड़ी सुखद बात कही कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब ये कोरोना नियंत्रण में आ रहा है। शुरू में जो पैनिक था उसमें कमी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी को कि वे अपने विचार रखें। माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी। जी जोहार। जोहार सर। हाँ जोहार मैडम। हाँ जोहार बेटा। जी अभी हम लोग कुछ दिन पहले जो जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी बहुत हद तक नियंत्रण में, बहुत ही नियंत्रण है। और इसके लिए हम लोग लगातार ये प्रयास जिला प्रशासन के साथ हो रही है। और हमने 16 तारीख को भी अनुमंडल स्तर में एक हम लोग बैठक रखे हैं, और बैठक में सभी मनकी और मुंडा को बुला करके इस विषय को जानकारी दिया गया कि हम लोग आज गांव तक, आप लोग मुख्य रूप से गांव में अपना भूमिका होती है, तो गांव के लोगों को ये समझाना होगा कि वैक्सीन लेना है। और यहाँ से ये हम लोग ने गाइडलाइन दिया गया है जो सरकार स्तर से होता है, उसी को ही हम लोग ने कहा कि गांव में जा करके गांव वालों को ये समझाना है। और जो बुखार है, सर्दी खांसी जो अभी वर्तमान में चल रही थी, अभी बहुत हद तक तो नियंत्रण है, फिर भी यदि वैसा लोग हैं तो उनको चिन्हित किया जाएगा, और जो लोग स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उनको वैक्सीन देने का प्रेरित किया जाए। खाली इसमें हमारा एक थोड़ा सा ये लगता है, जो हमारे जो आंगनबाड़ी सेविका को हम लोग ने जांच के लिए वैक्सीन देने का जो कहा जा रहा है, इसका हमको नहीं ये लगता है, नहीं जैसा है, क्योंकि सेविका इतना ट्रेन नहीं है, किस तरह से उसको जांच करेगी, वैक्सीन देगी, कहीं ऐसा ना हो कि गलत इसका प्रतिफल हो, थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है। और इस जिला में लगभग हम लोग का बहुत ही हद तक नियंत्रण में है। खाली पदाधिकारियों का जिला स्तर में जो बड़ी पदाधिकारी होते हैं, ये हमारे जिला में बहुत कमी, बहुत ही ज्यादा कमी है। और इस कमी को यदि हम लोग करेंगे तो ये जो कोरोना को जो जिस रफ्तार से इसको काम करना चाहिए, उसमें भी हम लोग को सहायक होगा। अब जिला में लगभग हमारे सभी पद मैंने जिला में खाली है। एडीसी खाली है, डीएसडी का जो डायरेक्टर वो भी खाली है, सब कहने का मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जो हमारा 16 को 16 ही खाली है। जितना हमारा जिला में सीओ अब 18 ब्लॉक में हमारा 13 का 13 खाली है, बीडीओ खाली है, तो हम लोग काम किससे कराएंगे? थोड़ा सा इसमें परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन जो अभी है वो लोग लगे हैं, और लगे हम लोग सबको ही लगे हैं, जितना जन प्रतिनिधि हम लोग भी लगे हुए हैं कि इसको नियंत्रण करना है और गांव के लोगों को जागरूक करना है।
ये हम लोग लगे हुए हैं। तो पहले जैसा था उससे बहुत अभी सुखद है और अच्छा संकेत है। खाली सेविकाओं के लिए थोड़ा सा विचार किया जाए, क्योंकि इन लोग जांच और जो वैक्सीन जो दे रहे हैं इसमें थोड़ा सा हमको नहीं लगता है कि इन लोग से इस तरह का काम कराए। मदद करेंगे ये लोग, हर अपना पोषक क्षेत्र में जाएंगे, गांव के जो उनका जो महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबको ये करेंगे, लेकिन खाली जांच और उसमें जो वैक्सीन देने का काम होगा उससे इन लोग को थोड़ा सा विचार वैक्सीन मंत्री जी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को नहीं है, उनको वैक्सीन लगाने का परमिशन नहीं है, लेकिन उनको हम लोग टीम बनाए हैं जो हम अभी आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। उस टीम का सदस्य के रूप में उन लोग हैं। नहीं, वो है, लेकिन इन लोग को कह रहे हैं कि एक दो जगह से इन लोग का कहना है कि देखिए ना, हम लोग को इस तरह से बोला जा रहा है। हम बोले एकदम नहीं, आप लोग वैक्सीनेशन तो कम ही नहीं करना है। नहीं, जांच भी ये लोग कर रही है, जांच का भी थोड़ा सा हमको नहीं लगता है कि हम आपको अभी थोड़ी देर में वो पूरा जो हम लोग पंचायत के लिए जो ड्राइव चलाने की बात कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे अभी तुरंत थोड़ी देर में। हम अपनी बातों में रखेंगे और उसकी जानकारी। और आपका मैडम, चूंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन, आपका भौगोलिक जो जगह है काफी उतार चढ़ाव है, लोगों में वहां पर कोई अंदरूनी कोई मृत्यु का विषय, ये सब चीजें तो खबरों को आप लोगों के पास कुछ आती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें वो जो जिस दिन हम लोग ने बात कर रहे थे वो तो हम लोग एकदम ऐसी सरकारी आंकड़ा हम लोग दे रहे थे। बहुत कोई ऐसा नुकसान हुआ जो कि उसको हम लोग सरकारी रजिस्टर में एंट्री नहीं किया। दूसरा नहीं, और बिल्कुल हम एक चीज और आपको काटते हैं। हमको थोड़ा सा जानकारी मिली है, क्योंकि चाईबासा, सरायकेला, इन सब क्षेत्रों में जो मजदूर थे वो अधिकतर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में थे, ठीक है। और वो लोग, कुछ लोगों का वापसी आना हुआ है, और महाराष्ट्र का जो कोरोना म्यूटेंट था वो काफी थोड़ा सा घातक था। और हमको ये जानकारी अंदरूनी ये सब पता चला है कि उधर पर लोगों की कुछ मृत्यु हुई है। और हम चाहेंगे कि आप सब लोग, जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, और अभी हम माननीय विधायकों के से भी आग्रह करेंगे कि हम लोगों के क्षेत्र में, चूंकि हम लोग सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधानसभा में किसी की मृत्यु होती है तो हमें तुरंत फोन आता है कि भाई फलना मर गया, उनको कुछ मदद चाहिए। तो हम लोग अपने सुविधा के अनुरूप उनको मदद भी करते हैं। तो ऐसी जानकारी होती है, तो इसकी एक आप लोग भी अपना डाटा बैंक बनाइए और हमें उपलब्ध कराएं, ताकि हम, चूंकि हम लोग आज सभी आंकड़ों को एकत्रित करना चाहते हैं, वास्तविकता में राज्य में आज के हालात में लोग किस तरीके से हो रहे हैं, है ना? जी जी जी। इसमें और एक चीज थोड़ा सा इस जिला के लिए ये करना होगा, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो लोग कर रहे हैं वो 18+ वाला, इधर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, और बाहर से लोग ऑनलाइन करके अपना नाम दर्ज कर देते हैं। जब सेंटर में लोग जाते हैं तो उसमें नहीं मिल पा रहा है लोकल को। उसका भी हम रास्ता निकाल दिए हैं। उसका भी हम लोगों ने रास्ता ऑफलाइन हो जाएगा, तो जितने भी 18+ के लोग नौजवान है उन लोग अपना वैक्सीनेशन ले सकते हैं। गांव में इंटरनेट नहीं है, असल में ये दिक्कत है हम लोग का। जी 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 जी, इनको सुधारा जाए, बस इतने ही। जी जी जी, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद 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 मैडम जी। आपका जो एरिया है बहुत टफ है, बहुत भीड़ है, वहाँ पर हम लोगों को और भी सजग रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को कि वे अपने विचार रखें। माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी। जोहार सर। जोहार 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 सर, जहां तक हमारे जमशेदपुर का सवाल है सर, जमशेदपुर में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जिला प्रशासन के माध्यम से भी अच्छा प्रयास हो रहा है, और आपके नेतृत्व में लगातार राज्य जो है इस कोरोना की इस विभीषिका से मुक्ति के लिए हम सारे लोग चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों को और जितने भी वरिष्ठ IAS को आपने लगाया है, मैं सभी के प्रति बहुत आभार व्यक्त भी करता हूं कि काफी सूझबूझ के साथ और काफी
तत्परता और तन्मयता के साथ आपके नेतृत्व में सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। और आज ये स्थितियां बहुत ही विकट स्थितियों से आपने इस राज्य को निकालने का पूरा जो प्रयास किया है, इसमें एक मील का पत्थर साबित हुआ है। जो आपके कुछ कड़े निर्णय हुए कि राज्य में साप्ताहिक सुरक्षा जो आपने लगाया, ये एक राज्य में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है इस कोरोना के विभीषिका के विरुद्ध में। पहला तो मैं ये निवेदन करूंगा कि इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। और दूसरा, इसमें थोड़ी सी कुछ जटिलता जो है ई पास को लेकर जो हो रही है, उसमें मेरा ये निवेदन होगा मुख्यमंत्री जी कि इसमें जैसे प्रेस के लोग हैं या जो कंपनी के लोग हैं या जो सरकारी पदाधिकारी हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जिनके पास ऑलरेडी जो उनका पास बना हुआ है, उसी पास को भी ई पास के ही रूप में मान्यता दी जाए, ताकि कम से कम व्यवधान में हम ज्यादा से ज्यादा जो है इस काम को कर पाए। और दूसरा है कि लगातार हम लोगों को इस बात के लिए भी चिंतित रहने की आवश्यकता है कि अभी जो ब्लैक फंगस वगैरह, व्हाइट फंगस की भी जो बीमारी की चर्चा हो रही है, इसको भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अन्य राज्यों ने इसे महामारी के रूप में मान्यता दी है, तो हम लोगों को भी इसको महामारी के रूप में मान्यता देने की जरूरत है। और एक बहन जुआ माझी ने बहुत ही सही कहा है कि जो हम लोगों को 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को जो वैक्सीनेशन का लाभ देना है, वो शहर के लोग ही नहीं ले पा रहे हैं, तो गरीब, ग्रामीण और गांव के लोग कैसे ले पाएंगे। और दूसरी है कि मुख्यमंत्री जी, माल महाराज का और मिर्जा जी खेले होली, ये राज्य के साथ भी धोखा है। अब हम अपना पैसा लगाएंगे और हमारा पैसा लग के हम वैक्सीन खरीदेंगे, और उस वैक्सीन में यदि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का ना तस्वीर आएगा, ना हमारे मुख्यमंत्री की कोई बात आएगी, और वो सारी चीज जो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अपने स्तर पर करेगी, तो ये राज्य की चुनी हुई सरकार के ऊपर जो है एक कहीं ना कहीं जो है कुटाराघात कर रही है केंद्र की सरकार। इस पे भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पैसा हम खर्चा करेंगे, सारी चीजें हम करेंगे और पोर्टल पे नाम उनका आएगा। और दूसरा, हमने उनसे प्रार्थना भी किया था कि गांव में कम से कम, जो ठीक कहा हमारे अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी ने, कि गांव में 76% आबादी गांव में है, और गांव के गरीब ग्रामीण लोगों को जो है ना तो वहां हम OTP जनरेट कर पा रहे हैं, ना मैसेज वहां पर हो पा रहा है, तो वहां के लोगों को हम कैसे करके इस एक तो वहां पर एक अफवाह भी है, उससे भी हमको निजात दिलाना है। दूसरा, हमको वहाँ वैक्सीन का परसेंटेज बढ़ाना है, वैक्सीन के लाभ से लाभान्वित करना है लाभुकों को। तो वैसी परिस्थिति में हमको कुछ ऐसे नए मैकेनिज्म पर काम करने की आवश्यकता है जो बहुत सरल हो, सुगम हो और सर्व सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध हो। तो इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हम जरूर जो है केंद्र से बात करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो है ये जो पोर्टल का प्रॉब्लम है, शहर के लोग हमें लगातार, आपको भी कर रहे होंगे, हमें भी कर रहे हैं, सारे मंत्रियों को फोन कर रहे हैं कि भाई हमको वैक्सीन लगाना है, लेकिन हम लोग हाथ बांध के खड़े हैं। तो आपको भी याद होगा मुख्यमंत्री जी, उस दिन एक बहन आपको बहुत पकड़ के रो रही थी, और हम लोग वैसी कितनी बहन हैं जिनको हम लाभ नहीं दिलवाने पा रहे हैं, और गांव के ग्रामीणों के बीच में जो एक अव्यवस्था है, तो आपने भी कहा है, और हमारा विभाग बहुत मजबूती से मेडिकल किट प्रदान करने के लिए लगा हुआ है। और आपके सानिध्य में निश्चित तौर पर हम सारे लोग, मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे कैबिनेट के मंत्री परिषद के सदस्य हैं, सारे लोग एक मुस्त मुख्यमंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और राज्य को हम हर हाल में आपके सानिध्य में, आपके नेतृत्व में इस कोरोना मुक्त राज्य बनाकर ही हम लोग दम लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि केवल जो है ई पास वगैरह पर थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी आपको फिर से इस पे विचार करने की जरूरत है। और एक और निवेदन मैं जरूर आपसे करूंगा कि ये कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत भी
ये निर्णय थोड़े और कुछ दिन हमको साप्ताहिक सुरक्षा को चलाने की आवश्यकता है। और वो ठीक कहा है रामेश्वर उरांव जी ने कि कफन वगैरह की जो कमी हो रही है उस पे भी हम लोगों को कुछ तो नीतिगत निर्णय लेने होंगे, ताकि जो है कि कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिन आवश्यक आवश्यकताओं को हमको जो है उसको मानवीय दृष्टिकोण में देखते हुए कुछ तो रिलैक्सेशन भी देने की आवश्यकता होगी, जो ऐसी चीजें हैं। तो बाद बाकी मैं ये जरूर कहूंगा कि फिर से जितने जो अभी हम लोग तेज गति में चल रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट तो हमारी यथावत बनी हुई है, लेकिन जो हमारा ठीक होने का दर है वो तेज गति में बढ़ रहा है। तो ऐसा ना हो कि फिर जो है हमको तीसरे वेव की भी चिंता है, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की भी चिंता है, और साथ में जो अभी हम लोग अपग्रेड करने के लिए हमारे रामेश्वर उरांव जी ने भी, आलमगीर साहब ने भी कहा कि पीएससी सीएससी को थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है, कि वहां पर लोग जो हैं डॉक्टर वगैरह को भी हम लोगों को कोई ना कोई एक और मैकेनिज्म या रणनीति बनानी होगी कि एमसीआई का जो गाइडलाइन है और जो हम मैन पावर की कमी हो रही है उसमें कुछ न कुछ हमको इंसेंटिव वगैरह बढ़ाकर भी डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल और जो व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दूरदृष्टि वाले हैं, और कल भी आपने जिस तरीके से वेबिनार का आयोजन किया, और सबसे पहले हम लोग ही सबसे पहले देश में लीड लेते हैं, चाहे आपने एयरलिफ्ट करने का मामला हो, चाहे वो कल के वेबिनार का मामला हो, और चाहे हम थर्ड वेव के लिए अभी से जो है उस पर जो है प्रयासरत हैं। तो मैं समझता हूँ कि देश में भी एक बड़ा पैगाम है कि झारखंड जो है वो एक ट्राइबल स्टेट होकर, एक पिछड़ा कमजोर स्टेट होकर भी हर निर्णय को समय पर लेकर अपने राज्य की जनता को जो है इस विभीषिका से मुक्ति के लिए जो है प्रयत्नशील है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आशा उम्मीद करता हूँ कि आपके आगे भी निर्णय जो है वो बड़े कड़े भी आप निर्णय लेते हैं, और उन निर्णय के बड़े दूरगामी प्रभाव होते हैं। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद बन्ना जी। धन्यवाद सर अपने बहुमूल्य विचारों के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री बादल जी को, वे अपने विचार रखें। माननीय मंत्री श्री बादल जी। प्रणाम सर। प्रणाम बादल जी। सर मंत्री जी। जी सर। सर अभी हमारे विभाग ने सर इस कोविड के साथ साथ तैयारियां की हैं सर। 11 जिलों में सर 4288 क्विंटल धान के बीज सर पहुंचा दिए गए सर। लक्ष्य था कि 25 मई से हम बांटेंगे सर, लेकिन उसके पहले 12 मई से ही हमने बांटना शुरू कर दिया सर। गोड्डा से शुरू किया सर, साहेबगंज भी गया। टोटल 44,000 क्विंटल इस बार अनुदानित दर पर बीज दे रहे हैं सर। मात्रा कम है सर, इसको बढ़ाने की जरूरत है, और इसके लिए सर व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना होगा सर। जिस तरह अभी बात आ रही है सामने कि लोगों के सामान जो किसानों के उत्पाद हैं सर, खास करके तरबूज हैं, टमाटर हैं, वो कोई लेने वाला नहीं है सर। 2 रुपया किलो तक का बात किया जा रहा है। कल हमने विभागीय निर्देश दिया था 3 दिन पहले से, जगह जगह एपीएमसी के सचिव और बायर सेलर्स का दोनों मीटिंग कराया जा रहा है सर, लेकिन जो रेट बंगाल में उनको बंगाल के ही किसानों द्वारा मिल रहा है, यहाँ से कम में वो दे रहे हैं, तो वो यहाँ से खरीदने को तैयार नहीं है सर। इसके लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लानी पड़ेगी सर कि वैसे लोगों को हम कैसे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर आगे के दिनों में तैयार करके, जैसे तरबूज यहाँ बहुतायत मात्रा में होता है सर, खूंटी में सबसे ज्यादा होता है, रामगढ़ में होता है, और संथाल के सभी जिलों में होता है। खास करके जहां जहां से नदियां गुजरी है सर, वहां तरबूज की खेती बहुत होती है। ये बोकारो के गोमिया ये सब में भी बहुत होता है सर। तो उन लोगों के लिए जो जूस बनाने का काम बगल स्टेट के राज्य में होता है, वो हम यहाँ भी कर सकते हैं सर। टोमेटो केचप यहाँ भी कर सकते हैं सर। लाइनअप की जरूरत है। दूसरा सर, जो अभी चक्रवात यास आ रहा है सर 25 से 28 तक सर,
उसमें जाल माल की क्षति होगी सर। और जो हम खेती का एक्सपेक्टेड टाइम कर रहे थे सर, मूसलाधार बारिश होने के कारण और तापमान 10 से 12 डिग्री गिरने के कारण सर खेती बुरी तरह प्रभावित होगा सर। जनजीवन अस्त व्यस्त तो होगा ही सर। इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि उस विपदा से हम किसानों को कैसे राहत दें। सर अभी हम लोगों का जो केसीसी लोन माफी का प्रक्रिया है सर, थोड़ी आपका संज्ञान में देना चाहूंगा सर। थोड़ी सी तत्परता दिखाने से लॉकडाउन की वजह से काम करने में कमी आई सर। यदि हम सबको जो 9,07,000 किसान को लक्षित ये हम लोगों ने तय चिन्हित किया है सर, यदि उनका केवाईसी हम माफ कर देते हैं सर तो तुरंत उनको बैंक लोन देगी तो उनको खेती करने में राहत होगा सर। धान का बकाया राशि आदरणीय रामेश्वर राव सर के मंत्रालय द्वारा 158,51,44,442 रुपए सर सेकेंड किस्त दिया गया सर। फिर भी अभी बकाया रह गया सर, उसको किसान लोग मांगते हैं, प्राथमिकता देना है कि सर उस बकाया को पूरा कर दिया जाए। और एफसीआई द्वारा जो 3 जिला का धान सर लक्ष्य से 31% कम खरीदा गया है सर, चतरा, गढ़वा और पलामू का सर, उसके लिए 6 तारीख को खाद्य सुरक्षा विभाग, केंद्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग को चिट्ठी लिखा है डेट बढ़ाने के लिए सर। अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया सर, जिसके कारण एसएमएस पाकर किसानों का हजारों हजार क्विंटल धान वहां पैक्स के सेंटर पर पड़ा हुआ सर। 25 को मूसलाधार बारिश आने वाली है सर, उन किसानों के बारे में चिंता करना हमारा फर्ज बनता है सर। वैक्सीनेशन जो आप करा रहे हैं सर, वो सर उसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि उसमें प्रायोरिटी दीजिए सर, कम्युनिटी लीडर को इंगेज कीजिए सर। तो बिना कम्युनिटी लीडर को इंगेज किए सर इसको प्रॉपर वे में नहीं किया जा सकता सर। हमें बताते हैं कि जीविका के बीच में आप जीवन चलाने की बात करते हैं। कोचिंग सेंटर वालों का कोचिंग बंद है सर। कोचिंग सेंटर के संचालक के अगुवाई में यदि सभी छात्रों का वैक्सीनेशन हम करा दें तो उनको कह सकते हैं कि आप कोचिंग चला सकते हैं। यदि कॉलेज के प्रिंसिपल के अगुवाई में कॉलेज के सभी स्टूडेंट का हम वैक्सीनेशन करा दें सर तो हम कह सकते हैं कि अगला शैक्षणिक सत्र आप चालू कर सकते हैं। ये लंबा दौर है सर, इसके लिए प्लानिंग के तहत हमको चलना पड़ेगा सर। दूसरा, आपने सर नेपाल से जो मजदूरों को लाया सर बस भेज के, उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है सर। लोगों में एक लगा है कि हम सरकार संवेदनशील और हम कहीं भी खतरे में हो तो सरकार 24 घंटे के अंदर वहां बस भेजती है। साथ ही आपने जो चमोली में 16 लोग मरहूम हो गए थे सर, डेथ हो गए थे, हवाई जहाज से उनकी डेड बॉडी लाकर घर तक पहुंचाया सर। उससे भी आपदा को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन एक अच्छा मैसेज गया सर। नेपाल में अभी जो फंसे थे उसको आपने दुमका लाया। फिर हमें पता चला है सर कि कर्नाटक में कुछ हमारे मजदूर फंसे हैं जिसको हवाई जहाज से लाने की आप बात कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा मैसेज है सर। 25 से 28 तक जो यास चक्रवात आ रहा है सर, इसमें जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त होगा सर। जरूरत है ट्रांसफार्मर की, एक्स्ट्रा पोल्स की, इन सब चीजों की। फसलों का जो नुकसान होगा सर उसके आकलन के अभी सारे किसानों की सब्जियां खेतों में पड़ी हुई है सर, लेने वाला कोई नहीं है। ई पास सिस्टम सर सब जो तो बोलने पर आवाज भी नहीं जाएगी। अच्छा ठीक थैंक यू सर। आवाज जा रही है सर? आ गई सर 25 से 28 जो दिया है कि सर 50 से 60 किलोमीटर के रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है सर, उसमें हमारा ये कहना होगा सर, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाए सर, लेकिन ये 3 दिन कंप्लीट लॉकडाउन कर दें सर। हम बहुत नुकसान से बचेंगे सर। लोगों का आवागमन नहीं होगा सर, घरों में रहेंगे। और ये सबसे बेहतर तरीका है सर आपदा के बीच आपदा से बचने के लिए। ये बहुत जरूरी है सर। 3 दिनों को एकदम कंप्लीट लॉकडाउन करा दीजिए पूरे झारखंड में।
और नहीं तो फिर पता चलेगा सैकड़ों लोग मरहूम हो गए, या फिर किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो सकती है सर। कहीं कहा जा रहा है कि वज्रपात की घटनाएं होंगी, बिजली के तार उखड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे, कहीं भी कुछ हो सकता है कि नहीं भी हो सर। लेकिन एहतियातन ये 3 दिन संपूर्ण लॉकडाउन का मैं सिफारिश करता हूँ सर। किसानों को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा सर। 12 डिग्री तापमान गिरने के बाद जो बुआई का तापमान होता है सर, वो नहीं रह जाता। इसका मतलब है कि जो फसल उपजेगा सर, वो लो क्वालिटी का वो बीज से उत्पादन होगा उनका, गाछी का। तो सर इससे आने वाले दिनों में किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है। फसल राहत योजना हम लाए हैं सर, उसमें 50 करोड़ की आपने व्यवस्था की है सर, वो कम है सर। आप जानते हैं सर, फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हम बंद कर चुके हैं। बन्ना सर के एक चीज से हम सहमत थे सर, कि जो लोगों वो इस्तेमाल करते हैं सर, किसी लोगों ने वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट मिला उस पर आपत्ति जताई सर। छत्तीसगढ़ में वो फोटो को हटा दिया गया सर। आप भी, हम लोग यदि छत्तीसगढ़ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं सर। ऐसे ये समय सर प्रचार का नहीं है सर, ये समय काम करने का सर, सहयोग लेने का है सर, सहयोग देने का है। और सीएम साहब एक चीज कहना चाहेंगे कि अभी खेती किसानी का समय है। खाद बीज वितरण में कृषि से जुड़े सभी लोगों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। उनको कोविड के जो ड्यूटी में लगाया गया सर, उनसे छुट्टी दिया जाए, ऑफिस को खोलने की अनुमति दिया जाए। बगल के बिहार में ऐसा सर किया गया है कि किसान इस विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को, खास करके खाद बीज जो वितरण में लगे हुए हैं, जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं सर, मॉनिटर कर रहे हैं, उनको छूट दिया गया है। इस तरह हमारे यहाँ भी व्यवस्था की जाए। और साथ ही हम ये कहेंगे कि ग्रामीण स्तर पर, आपने पंचायत स्तर पर बात कहा, इसमें जो लो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए सर, कि जो मुखिया है उसके नेतृत्व में वैक्सीनेशन चले, वार्ड है उसके नेतृत्व में वैक्सीनेशन चले, प्रमुख हैं वो मॉनिटर करें, उनको जिला परिषद है उनको भी जिम्मेदारी दीजिए। प्रॉपर विधायक की अध्यक्षता में सारे प्रोग्राम का ये होना चाहिए। एक दूसरे को घर में बैठकर सिर्फ देखने से, करने से नहीं होगा सर, ये टीम वर्क की बात है। जिस तरह से आप फ्रंट में आके काम कर रहे हैं सर, रामेश्वर उरांव सर कर रहे हैं, आलमगीर साहब कर रहे हैं, मिथिलेश बाबू कर रहे हैं सर, और सभी विधायकों की आप राय ले रहे हैं सर, उनको टास्क भी दीजिए सर, उनका सिर्फ सुझाव मत लीजिए सर, साथ भी लीजिए उनका सर। टीम बन्ना गुप्ता भी कर रहा है, नाम बोलिए थोड़ा। क्या बोले सर? बन्ना गुप्ता भी कर रहा, नाम बोलिए। आप तो छाए हुए हैं सर, आप ही का विभाग है सर। इन सब चीजों की जरूरत है सर, और जो प्रयास आपने कम समय में सीमित संसाधन में किया है सर, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है सर। और हम लोगों से जितना सहयोग बन पड़ा है सर, आपके अंग होने के नाते हमने किया है सर। और सर हम लोगों के कार्यालय के स्तर पर भी सर वैक्सीनेशन को एक्सेलरेट करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं सर, और भी टास्क फोर्स भी कमेटी बनाया गया है, सामाजिक रूप से लोगों को अवेयर करने का काम किया जा रहा है सर। और भी आपका जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा, हम लोग उसको बिल्कुल अपना ड्यूटी मानते हैं, मानते रहेंगे सर, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद बादल जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद बादल जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को कि वे अपने विचार रखें। माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी। आप म्यूट हैं। सर को जोहार। जोहार जोहार। माननीय सभी उपस्थित मंत्रीगण को भी मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब। और सभी अधिकारीगण, मुख्य सचिव, हमारे स्वास्थ्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी को मेरा नमस्कार। ये निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल की एक कड़ी है कि आज हम सभी कैबिनेट के मंत्री एक छोटे कैबिनेट के रूप में कोविड के संक्रमण से मुक्ति के लिए आज हम लोग वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए माननीय मुख्यमंत्री के इस पहल की कम है।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी दूरदर्शिता, आपका कुशल प्रबंधन, आपकी राजनीतिक परिपक्वता का ही परिणाम है कि आज पूरे देश में इस कोरोना के संक्रमण से हम बहुत सीमित साधन संसाधनों के बावजूद आज इस दूसरी लहर से हम मुक्ति पाने में करीब उसके करीब पहुंच चुके हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है और उसके पीछे मुख्य कारण है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से, विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर उनका उचित जांच नहीं हो रहा है। इसका कड़ाई से अगर ये व्यवस्था कराई जाए कि उन्हें एक व्यक्ति भी जांच के बिना बाहर नहीं आए, तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। और ये बहुत बड़ा एक सेटअप की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा लोगों को निकलने में, लेकिन अगर जांच के बाद निकले और उनका रिकॉर्ड रहे तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। जैसा कि पता चला है कि अभी लगभग 45 दिनों के अंदर हमारे गढ़वा, पलामू, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ के लगभग 150 मजदूर भाई मौत के गाल में समा गए हैं। अगर उनकी उचित जांच होती रेलवे स्टेशनों पर तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी घटना होती। तो एक जागरूकता अभियान चलाकर और गांव-गांव में भी आपके पहल पर जो शुरू किया गया, अभी 25 तारीख से जो शुरू हो रहा है, एक सप्ताह का 25 तारीख से 7 तारीख तक टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट की व्यवस्था, इससे हमें बहुत हद तक सफलता मिलेगी इस कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने में। हम दूसरे लहर से तो मुक्त हो जाएंगे जैसा अभी ट्रेंड चल रहा है, लेकिन तीसरा लहर जो खास करके जो वैज्ञानिकों के द्वारा और हमारे वरिष्ठ डॉक्टरों के द्वारा कल भी आपने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है पूरे राज्य में कि इस तीसरे लहर के आने से पहले ही जो लोग हमारे राज्य के जागरूक लोग हैं उन तक ये बात जरूर चली गई। आपके इस वेबिनार जो हुआ, राज्य के वरिष्ठ जो हमारे चिकित्सकगण हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, देश के विभिन्न कोने के जो हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो इन लोगों के माध्यम से जो वेबिनार हुआ और उन्होंने जो बातें बताई उसका अनुपालन अगर राज्य की जनता करती है तो हम तीसरे लहर पर बहुत हद तक काबू पाने में सफल होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और अभी हमारी मैडम ने कहा था, जब हमारी मैडम ने कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के माध्यम से ये कराना मुझे भी नहीं लगता है कि उचित होगा। वो ये लोग सिर्फ चिन्हित करें कि कहाँ हमारे ग्रामीण लोग कहाँ बीमार हैं, सर्दी खांसी से ग्रस्त हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है, और बाकी उनके इलाज की व्यवस्था ANM, GNM और जो भी हमारी सहिया दीदियां हैं वो भी बहुत हद तक ट्रेंड रहती हैं, उनके माध्यम से उनका इलाज कराया जाए। और मेरा एक सुझाव होगा कि कोवास मशीन की व्यवस्था प्रत्येक प्रमंडल में अगर हो जाती तो जांच में बहुत सहूलियत होती। जैसे कि मुझे जानकारी है कि कोवास मशीन के माध्यम से बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आता है और इलाज में सहूलियत होती है। और इस जो हमने कोविड सुरक्षा सप्ताह आपने बहुत ही एक तरीके से स्टेज बाय स्टेज आपने लगाया है, इसको अभी एक सप्ताह और बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन साथ में मेरा ये सुझाव होगा कि जो भी हमारे कार्यालय हैं, जो निर्माण से संबंधित कार्यालय हैं, जैसे पथ निर्माण हो, भवन निर्माण हो, सिंचाई विभाग हो, और भी जो निर्माण के कार्यालय हैं, उनको एक निश्चित समयावधि के लिए खोलने पर विचार किया जाए ताकि जो हमारा विकास का काम है वो बाधित नहीं हो। इस पर भी विचार करने का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा। और अभी ब्लैक फंगस का भी बहुत तेजी से हमारे राज्य में तो अभी नहीं है, लेकिन राजस्थान जैसे राज्यों में 600 ब्लैक फंगस के संक्रमित मिल रहे हैं और ये से बहुत राज्यों में महामारी घोषित किया गया है। हमारे राज्य में मुझे अभी हमारे माननीय वन्ना गुप्ता जी ने कहा कि इसे भी हमारे राज्य में भी महामारी
घोषित किया जाए। मुझे नहीं लगता कि अभी महामारी घोषित करने की जरूरत है। कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि दवा उपलब्ध नहीं है ब्लैक फंगस का, व्हाइट फंगस का, तो ये लोगों को, हमें आम जनता को ये बताना होगा कि इसकी दवाई उपलब्ध है, अगर ना भी है तो इसकी उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना होगा हमारे स्वास्थ्य विभाग को। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि इससे कुछ हटकर कोविड के बारे में तो सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं और सभी बातें सराहनीय है। सभी बात अगर हम उसका अनुकरण करें पूरी तरह से तो इस संक्रमण पर हम पूरी तरह से मुक्ति पाने में कामयाब हो जाएंगे। हमें तीसरे वेव के लिए सभी अस्पतालों में, सदर अस्पतालों में एक चाइल्ड वार्ड बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमारे जो CHCs हैं, PHCs हैं, वहां भी 2-4 बेड का, 5 बेड का चाइल्ड वार्ड जरूर बनना चाहिए। हमारे गढ़वा विधानसभा में हमने एक बहुत ही सुंदर वो चाइल्ड वार्ड बनाने का काम किया है, जिसमें जो नवजात बच्चे रहते हैं वो पूरी तरह से इक्विप्ड है और उसमें करीब करीब 16 बच्चों को रखने की व्यवस्था है। हमने अभी और एक निर्देश दिया है कि बच्चों के अनुरूप एक वार्ड को चिन्हित किया जाए और दीवालों पर उस तरह का ये अंकित किया जाए कि बच्चे वहां अगर एडमिट हो तो बोर नहीं हो। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था हमने करने को कही और पूरे राज्य में ऐसी जरूरत है कि सभी सदर अस्पतालों में कम से कम 50 बेड का ऑक्सीजन युक्त और जो बच्चों के इलाज में जिन जिन उपकरणों के उनकी आवश्यकता है वो जरूर से जरूर समय रहते ही उपलब्ध करा दिया जाए। और इससे हटकर मैं एक बात कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि अभी हमारे भाई बादल जी ने भी कहा कि FCI, वो तो मेरी भूल थी कि FCI के लिए मैंने दबाव डालकर, क्योंकि पिछली बार का अनुभव अच्छा था और इस बार FCI ने ऐसा तानाशाही रवैया अपनाया है कि वो किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने गढ़वा जिले में बैठक की थी पूरे जिले के अधिकारियों के साथ कोविड को लेकर और धान अधिप्राप्ति भी उसमें एक विषय था। हमने GM से लेकर और सभी जो वहां उनके जिले के पदाधिकारी हैं सभी लोगों को निर्देशित करवाया था कि वो लोग बैठक में उपस्थित रहेंगे वर्चुअल माध्यम से, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुए। और वहां से लौटने के बाद मैंने काफी प्रयास किया यहाँ के GM से बात करने के लिए, उन्होंने फोन से बात तक करने की जरूरत नहीं समझी और आज किसानों का धान वहां सड़ रहा है, धान क्रय केंद्रों पर पड़ा हुआ है और कोई तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे कि मुझे जानकारी है कि आपके माध्यम से भी केंद्र को पत्र लिखा गया है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है। मैंने सचिव महोदया को भी मैंने अवगत कराया। सचिव महोदया ने भी कहा था कि 2-3 दिनों के अंदर इस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक किसान बेहाल है वहां और सरकार की छवि बहुत धूमिल हो रही है। इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर और किसानों का धान अधिप्राप्ति करवा दिया जाए जितने जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि बारिश का मौसम है, किसानों का धान यहाँ वहां पड़ा हुआ है। तीसरी एक बात और बताना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो अभी जो SOR प्रकाशित हुए हैं राज्य के निर्माण कार्यों के लिए, उसमें अनेक विसंगतियां हैं और उससे हमारे राज्य की छवि बहुत ज्यादा खराब होगी। कोई भी अच्छे संवेदक आगे बढ़कर नहीं आएंगे और जो आएंगे वो काम, उनकी गुणवत्ता उसमें नहीं होगी, क्योंकि आज जो SOR आया है वो 2018 से भी सभी वस्तुओं में, सभी जो निर्माण सामग्रियां हैं उसमें 2018 से भी कम रेट दर्शाया गया है। 40% तक हमारे विभाग में 40% तक रेट कम हो गया है। ऐसे में राज्य सरकार की छवि बहुत खराब होगी। मेरा एक सुझाव होगा कि निर्देश दिया जाए कि इस SOR को फिर से पुनरीक्षित किया जाए, फिर से विचार करके अच्छे विशेषज्ञों के द्वारा जो मार्केट का रेट है उस रेट के अनुसार SOR फिर से प्रकाशित हो। और जब तक SOR प्रकाशित नहीं हो रहे हैं तब तक 2018 के रेट से ही, जैसे केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, जैसे CPWD वगैरह हर एक साल 5% एनहांसमेंट के साथ SOR में का रेट बढ़ाकर और निर्माण कार्य करवाती है,
मेरा आपसे एक सुझाव होगा, एक आग्रह होगा कि 2018 के जो हमारा एसओआर है, शेड्यूल ऑफ रेट है, उसमें 5% एनहांसमेंट के साथ अभी योजनाओं में तेजी लाई जाए और जब नया एसओआर बनेगा तो फिर उसको लागू किया जाएगा। ये बहुत ज्वलंत समस्या है माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज्य के लिए। और मैं अपने विभाग की समीक्षा मैंने 2 दिन की थी और पूरे राज्यवासियों को ये निर्देश दिया है, पूरे राज्य के हमारे अभियंताओं को, अधिकारियों को मैंने ये निर्देश दिया है कि कहीं से भी पेयजल की किल्लत इस कोविड महामारी के में नहीं आनी चाहिए और जो भी योजनाएं हमारी धरातल पर है उसमें तेजी आए, क्योंकि पिछली सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की गई थी उसकी गति काफी धीमी थी। अब उन योजनाओं में तेजी आई है, नई योजनाओं का भी तेजी से क्रियान्वयन के लिए मैंने निर्देश दिया है। और कहीं भी अगर पेयजल की शिकायत आएगी किसी भी गांव प्रखंड के कोने से, तो ऐसे संबंधित अधिकारियों को मैंने दंडित करने का निर्देश दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कुशल नेतृत्व में, चाहे जिस तरह से दूसरे लहर पर हमने काबू पाने में सफलता पाई है, उसी तरह से अगर कोई तीसरा लहर भी आता है, मैं भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि बच्चे कहीं संक्रमित नहीं हो। अगर वैक्सीन का डोज हमें पूरी मात्रा में प्राप्त हो जाता है, जिस तरह से आज लोगों में उत्साह है वैक्सीनेशन के लिए, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होगी अगर हम वैक्सीनेशन अधिक से अधिक मात्रा में करवा देते हैं और गांवों में प्रचार प्रसार के माध्यम से, नृत्य नाटिका के माध्यम से वैक्सीन का अगर हम बताएं कि इससे कोई, कल मैं खूंटी का देख रहा था सर, कि खूंटी से सटे गांव में लोग कह रहे थे कि नहीं हम वैक्सीन नहीं लेंगे, वैक्सीन लेने से बुखार आ जाता है, इसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं, पहला तो ले लिया लेकिन अब दूसरा किसी कीमत में नहीं लेंगे। तो इसके प्रचार प्रसार की भी बहुत जरूरत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यही कह के अपनी बातों को मैं यही समाप्त करता हूँ। फिर से सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद सर। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन जी को कि वे अपने विचार रखें। माननीय मंत्री जी। सर जोहार। जोहार मंत्री जी। और सभी मंत्रीगण को भी जोहार, सलाम, आदाब। सभी मंत्रियों ने अपना अपना विचार दिए, सभी का विचार हम लोग सुने, सारा चीज बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन कुछ मेरा विधानसभा में कठिनाई है। मेरा विधानसभा में 16 मार्च को आचार संहिता लगी, इसके बाद यहाँ विकास कार्य रुक गया। जैसे मनरेगा का कुआं खुदाई हुआ, उसका पेमेंट अभी तक नहीं, तो इस पर थोड़ा, और मेरा क्षेत्र जो है गरीब क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ के ज्यादातर नौजवान बाहर में जाके काम करते हैं, जो 3-4 महीना से घर में आके बैठे हुए हैं। बेरोजगारी बहुत जोर है यहाँ। कुछ रोजगार सरकार के द्वारा ऐसा योजना चलाया जाए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में काम मिले। दूसरी बात है कि मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है उसमें वैक्सीन का प्रचार नहीं हुआ है या सब वैक्सीन नहीं लेने चाह रहा, और खासकर ग्रामीण में कोरोना का डर, कोरोना क्या होता है वो पता नहीं चलता है और डर नहीं। अभी आज ही कल ही मेरा एक बहुत करीबी कार्यकर्ता, मेरा रिश्तेदार का कोरोना से डेथ हुआ है। आज अभी 3:30 बजे उनका मृत्यु है। हम कल रात में वहां गए तो जो भीड़ हम देखे, जबकि सबको पता है कि देश कोरोना से हुआ, लेकिन कोरोना का डर नहीं। इस चीज को हम लोग को जागरूक करना पड़ेगा। साथ ही साथ वैक्सीन के लिए भी हम लोग को जागरूक कराना पड़ेगा। अभी जो क्षेत्र में ये हो रहा है कि जो भी कोरोना पेशेंट का डेथ हो जाता है उसका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाता है, क्योंकि
एक पेशेंट में 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया का खर्चा हो जाता। मैं सरकार से और तमाम साथियों से, कैबिनेट के सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि जिस तरह पिछला बार विधायक फंड से हम लोग कुछ सहायता किए थे, कुछ ऐसी सहायता राशि जो कोविड से, कोरोना से जिनका डेथ हुआ है उसके परिवार को सहयोग के लिए हम लोग उसको देने का काम करें। साथ ही हजारीबाग में जो सिलेंडर चोरी हुआ उसमें अभी छापामारी चल रहा है। एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उस पर भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। और झारखंड बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, झारखंड सरकार बहुत अच्छी तरह से सारा चीज में काम कर रहा है, लेकिन ये गरीब क्षेत्र है, यहाँ रोजगार के लिए भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अभी 1.5 साल हो गई है सरकार का, लेकिन एक भी रोड न एक पुलिया कहीं कुछ हुआ है। तो हम लोग कोविड को पालन करते हुए टेंडर भी निकालें और कुछ काम ऐसा करें जिससे हम लोग का जो समय बीत रहा है उस समय का हम लोग, क्योंकि ये 5 साल में 3.5 साल हमारा बचा हुआ है, 1.5 साल पार हो गया है, एक भी काम नहीं हुआ। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि उसमें भी हम लोग कोई नियम बना करके हम लोग को जो योजना है उस योजना को हम लोग चालू करें। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आपके द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को, यहाँ जो मुद्दे आपने रेज किए हैं उन पर अपने विचार रखें और भविष्य में हमें क्या क्या रणनीति अपनानी होंगी इसके लिए अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद मुख्य सचिव साहब। आज हमारे झारखंड प्रदेश के सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ वर्तमान के कोरोना संक्रमण, वर्तमान के राज्य की परिस्थिति और इस संक्रमण में नए नए समस्याएं, नए नए समाधान, हमारे राज्यवासियों की चिंता को लेकर हम लोग आज विचार विमर्श पर बैठे हैं। आप सभी लोग, कई लोग अपने अपने क्षेत्रों में हैं, अपने अपने जिलों में हैं। आप सब लोग आज इस वेबिनार से जुड़े, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने सभी पदाधिकारियों का स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है, अभी हम कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर से गुजर रहे हैं और ये दूसरा लहर काफी घातक साबित हुआ है, ये हम सबको मालूम है। हम सभी लोगों ने कई अपने चाहने वाले लोगों को, कई परिचितों को, कई रिश्तेदारों को, कई सगे संबंधियों को हम लोगों ने खोया है। और ये संक्रमण इतना घातक हुआ कि झारखंड जैसा पिछड़ा प्रदेश जब तक हम पहली लहर से खड़े हो पाते ठीक से, इसने हमें चोट पहुंचाना प्रारंभ कर दिया।
फिर भी झारखंड प्रदेश, हमारे यहाँ के लोग, हमारा यहाँ का सामाजिक, हमारी यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोगों की सहनशीलता है कि हम कोई भी मुसीबतों में इतनी जल्दी घबराते नहीं हैं और चुनौती का डटकर सामना करते हैं। भारत सरकार को इस संक्रमण का पूर्ण आभास था, परंतु राज्यों को दिशा निर्देश देने में बहुत विलंब हुआ और अंतोगत्वा पूरा देश इस भयावह संक्रमण से ग्रसित हो गया। हमें तो सलाह मिली थी कि, या पूरे देश के सरकारों को, देश के राज्यों को सलाह दी गई थी कि देश में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लेकिन संक्रमण की बढ़ती हालात को देखकर राज्य सरकारों ने अपने अपने तरीके से निर्णय लेना प्रारंभ किया और आज पूरा देश में कहीं आंशिक रूप से लॉकडाउन है तो कहीं पूर्ण रूप से लॉकडाउन है। कई लोगों ने इस लॉकडाउन का अपना अपना तरीके से नामांकन भी किया। हम लोगों ने भी विगत 22/4 से राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाना का निर्णय लिया, क्योंकि हम जिस प्रदेश में हैं, ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल ये राज्य है, जहां पर हमारे 75% लोग ग्रामीण क्षेत्र में वास करते हैं, जहां पर हमारे मजदूर, किसान की संख्या सबसे अधिक है। तो हमारी प्राथमिकता जीवन और जीविका को भी लेकर चिंताएं रही हैं। इसलिए हम लोगों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर एक हफ्ते का, आधे दिन का हम लोगों ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया और इस सप्ताह को हम लोगों ने 3 बार लगातार रिपीट किया और इस दौरान जो हम लोगों ने आकलन किया, जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा होगा कि किस तरीके से हम लोगों का ये संक्रमण घट रहा है, तो हम लोगों ने ये आकलन किया कि हम तो संक्रमण कंट्रोल करने की स्थिति पर हैं और स्थिति की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसमें गति कैसे दी जाए, इसका क्या कारण है जो ये तेजी से हम लोग इसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो पता चला कि हम लोग इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह तो लगा है, लेकिन हम लोगों के राज्य में अंतर राज्य मूवमेंट जारी है। और चूंकि झारखंड में ये 24 जिला में मात्र एक आध जिला को छोड़कर सभी जिला कोई ना कोई राज्य से जुड़ा हुआ है। कोई यूपी से जुड़ा हुआ है, कोई बिहार से जुड़ा हुआ है, कोई छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से। और इन राज्यों में झारखंड से बुरी स्थिति आज के दिन में है और अंतोगत्वा हम लोगों ने अंतरराज्य मूवमेंट को
रोकने का निर्णय लिया। जो ये आखिरी बार जो हम लोगों ने 13 तारीख को जो निर्णय लिया, अंतरराज्य मूवमेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, इन सब पर एक नई गाइडलाइन जारी की, जहां थोड़ी सी सरकार अपनी एक प्रशासनिक चेहरा दिखाते हुए मानवीय चेहरा को भी साथ में लेके चला, और नतीजा ये हुआ कि ई पास होने के बावजूद लगभग 10 लाख से अधिक राज्य में ई पास जारी हुए। आप लोगों ने खुद ही इस बात को माना, एक ही घर में 3-3, 4-4 पास ई पास लोग लेके घूम रहे थे। लेकिन हम लोगों को पता है कि हमारे राज्य में लोगों की मनोदशा क्या है। धीरे धीरे इस पर भी हम लोगों ने कड़ाई करना प्रारंभ किया, और नतीजा आज हम अपने संक्रमण की दर को 50% घटा चुके हैं। जहां 15-15, 16-16 हजार लोग संक्रमित मिलते थे, आज 2000-2500 लोग संक्रमित मिल रहे हैं, और हमारी रिकवरी रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालांकि एक आंकड़ों के आधार पर चिंता की बात है कि आज मृत्यु दर में देश में हम सबसे ऊपर हैं। हमसे भी कम लोगों की मृत्यु यूपी राज्य में हो रही है, बिहारों में हो रही है, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये बात सही है। वो इसलिए ऐसा है कि कई राज्यों में कई चीजों को बहुत मैनिपुलेट तरीके से चलाया जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ मरने की संख्या, टेस्टिंग की संख्या, लोग सुरक्षित हो रहे हैं उनकी संख्या, राज्य की जनता को, देश की जनता को हम बताएं। और ये हमारे लिए भी सही है। जब तक हमें सही आंकड़ा नहीं मिलेगा, हम सही लक्ष्य और सही रास्ते ढूंढ पाने में हम नाकाम हो सकते हैं, हमें धोखा हो सकता है। और आज यही वजह है कि आज हम लोगों ने दूसरी वेव में अपने आप को मजबूती से खड़ा करते हुए तीसरी वेव की तैयारी शुरू कर दी है, जो मुझे लगता है देश में शायद झारखंड प्रदेश एक पहला राज्य होगा जहां इस पर अपना पहला कदम आगे उठा चुका है। हमारे पास सीमित संसाधनें हैं, हमारे पास सीमित डॉक्टर हैं, हमारे पास सीमित नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं। हमको इन लोगों का सहयोग के साथ हमें इस राज्य को आज इस संक्रमण से बचाना है। आज इसीलिए हम लोगों ने पूरे देश के पैमानों में बड़े डॉक्टरों के साथ एक वेबिनार किया। लगभग 1000 डॉक्टर इसमें हमारे साथ जुड़े। सब लोगों ने अपनी राय सुझावें दी हैं। कई लोगों को और जोड़ने, कई लोगों को और विचार लेने की आवश्यकता थी। समय के अभाव में हम लोग नहीं ले पाए, फिर भी हम लोग चारों तरफ दिन और रात हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, हमारे हेल्थ कर्मी दिन रात चीजों पर लगे हैं। और आप सब लोगों का कुछ जो बातें आई है कि लॉकडाउन को बढ़ाए जाने पर, निश्चित रूप से आप लोगों की राय जो आप सभी लोगों ने दिया है, इस पर मौजूदा हालात को ध्यान पर रखकर निर्णय लिया जाएगा। ई पास को और बेहतर करने का कार्य आगे बढ़ चुका है। आंगनबाड़ी तक में जो हमारी किट वगैरह पहुंचाने की बात थी, वो निश्चित रूप से अभी वो अंडर प्रोसेस है। वो भी कल से पहुंचने की
स्थिति पर आएंगे। हमारे रामेश्वर उरांव जी ने दुकानों को बंद होने के वजह से कफन की कमी आ रही है। बन्ना गुप्ता साहब ने भी इस बात को कहा है। मैं और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। और वैक्सीन को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं। वैक्सीन की उपलब्धता हमारे पास जो राज्य सरकार अब के कंधों पर जो भार है, वो वैक्सीन हम अब जो मंगा रहे हैं, वैक्सीन की उपलब्धता की वजह से हमारे पास मात्र 2 या 3 दिन के हमारे पास वैक्सीन की उपलब्धता है। उसके बाद हमारे पास वैक्सीन खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने वैक्सीन का आवेदन दे रखा है और अभी वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पाई है। 45 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन भारत सरकार लगाने जा रही है, वो हमारे पास हफ्ता से 10 दिन तक का ही हमारे पास रिजर्व है, वो भी हफ्ते दिनों के बाद बंद हो जाएगा। और चूंकि वैक्सीन को लेकर पूरे देश में जो चर्चा है वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से मिसमैनेजमेंट हो रहा है ये भी किसी से छुपा नहीं है। इस वजह से इस विषय पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं समझता हूं। हमारी प्रयास है कि हम अधिक से अधिक किसी तरीके से वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। आज से 35 दिन पहले जो राज्य की स्थिति थी, आप सब लोगों को मालूम है कि पूरा शहर एम्बुलेंस की सायरनों से गूंजता था। अभी आप खुद महसूस करते होंगे कि शहरों में कोई के दिन में यदा कदा एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई देती है। और चूंकि शहरों में बड़े अस्पताल हैं, लोगों का शहर में आना और इलाज कराना प्राथमिकता होने की वजह से हम लोगों ने शहर को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए अपने संसाधनों के आधार पर शहरों को बहुत हद तक शांत करने में हम लोग कामयाब हुए हैं। अब हमारा पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमने आज ही से एक कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो वो कल से ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हो जाएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने ग्राम स्तर का सर्वे और जांच प्रोटोकॉल का एक सिस्टम भी बनाया है, और जिसमें हमारे जो लोगों का टीम रहेगा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मुखिया और हम लोगों की नर्सेस, ये इन सभी लोगों को हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। जो कुछ दल गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों की जांच करेंगे और पंचायत स्तर पर एक स्टैटिक्स, एक सेंटर बनाया जा रहा है जहां पर ऑक्सीजन और टेस्टिंग किट की उपलब्धता होगी। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे सर्वे करने वाले टीम जाएंगे, जिनको लगेगा कि कोई कोरोना पॉजिटिव है, उनके सिम्टम्स है, तो पंचायत स्तर के सेंटर में उनको पहुंचाया जाएगा, जहां उनका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के अनुरूप उनको सेंटर में रखा जाएगा या फिर जिला भेजा जाएगा, ये निर्णय लिया जाएगा। और जो साधारण सर्दी, खांसी, बुखार है, उन सभी का किट हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि राज्य के हर दूसरे घर में हम लोग ये कोविड किट पहुंचाने की चीजों को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया जा रहा है, ताकि दवा की उपलब्धता हर एक दूसरे घर में सुनिश्चित की जा सके और लोग साधारण बीमारी जो सर्दी, खांसी, बुखार है, इससे ठीक हो पाए। वो इसलिए भी जरूरी है
कि वैक्सीनेशन का जो काम है और वैक्सीनेशन जो हमें कराना है, हम उन्हीं व्यक्ति को करा सकते हैं जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। अगर किसी तरीके से कोई बीमार हो, कोविड ना होते हुए भी सर्दी खांसी का भी बुखार हो, तो उसको हम ये वैक्सीन नहीं लगा सकते, नहीं तो हो सकता है कि इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए इससे पहले हमें हर व्यक्ति को पहले सुरक्षित करना है और इसके लिए उन तक हमारा मेडिसिन, उन तक हमारी जांच दल को पहुंचना आवश्यक है। हर प्रखंड स्तर पर 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हर पंचायत में ऑक्सीजन युक्त बेड की ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं, टेस्टिंग किट उपलब्ध करा रहे हैं, मेडिसिन किट उपलब्ध करा रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के माध्यम से हर दूसरे घर में मेडिकल किट उपलब्ध कराने का हम लोगों ने प्रोग्राम तय किया है। मुखिया इसमें शामिल होंगे हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में, और जो हमारे पारंपरिक व्यवस्था मानकी, मुंडा, माझी, परगनेत हैं, मुखिया हैं, इनको प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने का भी निर्णय हम लोगों ने लिया हुआ है। हम लोग ने वहां पर जो भी ग्राम स्तर पे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और सामाजिक अगुआ लोग हैं, इनको हम लोग वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। इसलिए मैं जो एक आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूं, इसको भी आप लोग ध्यान से देखें, अपना मोबाइल से इसको फोटो भी खींच सकते हैं कि जो ग्राम स्तर पर सर्वे और जांच प्रोटोकॉल हम लोग बनाने जा रहे हैं वो किस तरीके से काम करेगा और कैसे कैसे इसका एसओपी बना एक हम लोगों ने तैयार किया है। इसको दिखाया जाए जरा सा, आप लोग देखें। हो सकता है कि इतना जल्दी नहीं पढ़ पाए, मोबाइल से उसका फोटो खींच करके उसको आप लोग आराम से देख सकते हैं। नहीं, और सभी लोगों को इसकी कॉपी भी व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग उपलब्ध करा देंगे। तो जूम आउट कर दो, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट। ऐसे डाइवर्ट, टिल्ट कर दो ना, टिल्ट कर दो, रोटेट कर दो। हाँ, थोड़ा जूम आउट कर दो, जूम आउट करो, जूम, वो लोग तो अपना जूम कर लेगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, पहले ऐसे ऐसे नहीं नहीं नहीं, फोटो नहीं खींच पाएगा ना, अलग अलग खींचना पड़ेगा उसको, 2-3 फोटो खींचना पड़ेगा। हाँ, लैंडस्केप में। हाँ, कर देंगे। ऐसे लोगों को कहाँ कहाँ जांच होगा, कैसे रखा जाएगा, ये पूरा पंचायत से लेके जिला स्तर से लेकर के जिला स्तर तक का ये हम लोगों ने किया है। और इसमें सभी लोगों को हम लोगों ने, एएनएम वगैरह भी इसमें शामिल हैं, और विगत हफ्ते दिन से इन सभी लोगों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। पूरा सघन इनका ट्रेनिंग की जा रही है, और इनका सहयोग से हम लोग, और ये लगभग कितने दिनों तक का ड्राइव है? 10 दिन का ये ड्राइव है। 10 दिनों में हम पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के हर एक घर में पहुंचकर पूरी राज्य की वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश में हम लोग हैं। और ये 10 दिनों के बाद हम लोग नए कहाँ किन क्षेत्रों में क्या करना है, कैसे हमको आगे कार्य योजना बनाना है, ये हम सुनिश्चित करेंगे। वापस आइए।
कम से कम 20,000 लोग प्रतिदिन हमारे राज्य में ट्रेन के द्वारा आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि 20,000 व्यक्ति को एक साथ ये कैटर करना एक एक हर दिन थोड़ा हमारी जो ताकत है उसको इसमें जाया करना सही नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने ग्रामीण स्तर तक में इसको ये करने का टेस्टिंग करने का ये निर्णय लिया है। और इसके अलावा हमारे राज्य में 32 को लगभग 4 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है और उसके विरुद्ध में हमें लगभग 40 लाख हमें अभी तक वैक्सीन प्राप्त हुए हैं, जो निश्चित रूप से काफी हमारे लिए चिंता विषय है। और अभी हम लोग इंपोर्ट करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है वैक्सीन का, ताकि हम लोग जल्द से अपने लोगों को वैक्सीन लगा पाए। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हैं जो आपके क्षेत्र के इर्द गिर्द आप लोगों की जानकारी में आती हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें जो हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है, मैं आप लोगों से सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हम कभी आप लोगों को मेल आईडी अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, इसको आप लोग जरूर नोट करें और अपने क्षेत्र की जो विशेष समस्याएं हैं, सब जगह अलग अलग भौगोलिक स्थिति होने की वजह से कुछ समस्याएं बहुत विचित्र होती हैं और उनको ध्यान में ना रखा जाए हो सकता है कि आज के दिन में वो हमारे लिए बहुत मुसीबत का कारण बनेगा। इसलिए आप लोग उस मेल आईडी पर हमें तुरंत इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं, जो तुरंत हमारे टेबल पर होगा और उस पर हम लोग आगे निर्णय लेंगे। कृपया वो मेल आईडी दिखाई जाए। क्या करो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। बैक आ जाए। और इस संक्रमण के दौरान आप सब लोगों को भी बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने राज्य के सभी जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन युक्त अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है और अनुमंडल स्तर के जो अस्पताल हैं उनको पहली प्राथमिकता के आधार पर ऑक्सीजन की उपलब्धता हम सुनिश्चित कर लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम वहां पर आईसीयू बेड का भी हम उपलब्धता सुनिश्चित कर पाएंगे। और जैसे जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था में हमारे पास मैन पावर की कमी को हम दूर करेंगे, वैसे वैसे हम अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को भी हम अपने जिला स्तर पर उपलब्ध करा पाएंगे। हमारे इस जंग में हमारे आयुष के जो हमारे साथी हैं वो लोग भी लगे हुए हैं और वो लोग भी अपनी स्तर पर राज्यों में लोग घूम रहे हैं और दवा की उपलब्धता वो भी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप सब लोगों को आज के दिन में जो एक बदलाव 35 दिनों में देखने को मिला है, मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ी सी चिंता थी कि हम लोग भी अब इतने कम हमारे सामने इतनी बड़ी जो एक मुसीबत खड़ी है, इसको हम लोग कैसे दूर करेंगे। तो इसलिए आज के 35 दिन तक के इस दौर में एक सुखद अनुभव
और एक हम लोगों के लिए एक ऊर्जावर्धक समय कहा जा सकता है। और हमारे लिए, आप सबके लिए, राज्यवासियों के लिए एक मोरल, हम लोग को एक ताकत मिलती है कि हम लोग इस जंग को निश्चित रूप से जीतेंगे। और अभी हर पल को ध्यान में रखते हुए आगे के निर्णय लिया जाएगा। और आप लोगों का समय समय पर सुझाव के लिए निश्चित रूप से बहुत बहुत आप लोगों के लिए हमारे लिए वो सभी सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप कृपया हमें भी समय समय पर वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं अपने क्षेत्रों का। आज इन्हीं बातों के साथ, हाँ, कुछ चीजें, बादल जी का विषय है, अभी चक्रवात आने वाला है। और सर एक सुझाव देना चाह रहे थे। हाँ बताइए सर। हमारे एक था सर, हमारे दिमाग की उपज थी कि जो यहाँ हमारे राज्य में जो भी औद्योगिक घराने हैं या बड़े उद्योगपति हैं और केंद्रीय उपक्रम है जो हमारे राज्य में खनन का काम करते हैं और विभिन्न तरह की व्यापारिक गतिविधियां चलाते हैं। हमारे 450 के लगभग प्रखंड हैं। CSR के तहत हो या एक समाज सेवा के तहत हो, अगर सभी प्रखंडों में एक परमानेंट नहीं, ऐसा मतलब एक टेम्पररी स्ट्रक्चर वहां बनाया जाए जिसमें सभी सुविधा उपलब्ध हो सभी प्रखंडों में, और उनके द्वारा ही चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मी और नर्सेस मुहैया कराएं। माननीय मंत्री जी, इस विषय पर हमारी पूरी चिंताएं हैं। हमारी जो उद्योग घराने हैं वो हमें किस तरीके से सपोर्ट करें और क्या हम कर सकते हैं राज्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य में। हम अभी जो हमें सीख मिली है, जो हमें इस बार जो हमें चुनौती मिली है, इस चुनौती से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। मैं आज के दिन में टेम्पोररी व्यवस्था नहीं बल्कि एक परमानेंट व्यवस्था की सोच पर हूं, ताकि हम आज नहीं, भविष्य के आने वाली पीढ़ी और लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवा को लेकर के झारखंड को अब किसी के सामने खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़े। हम इस दिशा पे काम कर रहे हैं और इसके लिए हम कई कार्य योजना पर आगे बढ़ रहे हैं कि जिसको हम लोग आने वाले समय में अपने राज्य के लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे पाएंगे। नहीं तो यहाँ बहुत सारी बातें जर्मन हैंगर के माध्यम से कई राज्य आनंद फानन में जहां तहां कहीं 500, कहीं 200, 300, 400 बेड बना रहे हैं और मुझे लगता है कि 1 महीने 2 महीने के बाद वो कूड़े में चला जाएगा, कोई उसका उपयोगिता नहीं रहेगी। और हमारे पास बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए गए अस्पतालें हैं जो चल नहीं रहे हैं, टूटने की कगार पर हैं। कई सरकारी बिल्डिंगें जो और भी विभागों ने बना रखी है, उन सभी का मैपिंग किया जा रहा है और कैसे हम इसको एक सर्किट के रूप में डेवलप करें राज्य में, हेल्थ सर्किट को, ये हमारी कार्य योजना है। और इसके लिए हम एक अलग से उस पर मेरा चिंतन मंथन हम कर रहे हैं। और ये जो झटका हमें लगा है और शायद ये झटके से हम निकल रहे हैं, ये हमारी इस राज्य की एक आंतरिक शक्ति है जो हमें बचा रही है, अन्यथा शायद हम लोग कहीं के नहीं रहते। इसके लिए हमें बिल्कुल इस राज्य के वातावरण, आबो हवा, इस जल जंगल जमीन को हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और तो सर हम कहते हैं बार बार कि जहां से हम लोग सोचना शुरू करते हैं वहां आप कार्य रूप देकर बैठ जाते हो। और जहां एक बात आई है किसानों की जो अभी चक्रवात को लेकर, और इस विषय पर हम कहना चाहेंगे। हाँ बताइए बादल जी। सर गढ़वा में सर बरडीहा, कांडी और मझगांव प्रखंड है सर, जहां हम लोगों ने इंडोर्स किया था FCI को धान खरीद के लिए सर। FCI ने किसानों को SMS करके धान मंगवाया सर, करीब 8000 बोरी धान है वहां, और 2-3 दिन से वर्षा हो रहा है, FCI खरीदा नहीं सर। उन किसानों का क्या दोष है सर? कहाँ पर लोग धान मंगा लिया? बरडीहा, कांडी और मझगांव सर। अच्छा, 8000 बोरी है
है सर, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है सर, और किसान धान वहां भीग रहा है। किसानों का कोई दोष नहीं है सर। एफसीआई के जो मैनेजर है वहां पर संबंधित लोग हैं, उन्होंने उनको एसएमएस करके धान मंगवाया सर। उन किसानों के सामने बड़ी बुरी हालत है, उनको आगे भी खेती करना है सर। इसको संज्ञान में लिया जाए सर, उन किसानों को। इसको अभी डिस्कस करता हूं। अभी चूंकि मंत्री जी ने खुद इस बात को कहा है, चूंकि एक गलती हम लोगों से हो चुकी है कि उसमें एफसीआई को हम लोगों ने थोड़ा सा बाइकट कर दिया था, थोड़ा हटा दिया था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आई है। ठीक है, इसको अभी हम लोग वहाँ के सर मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी गर्म भी हुए थे कि एफआईआर कराएंगे सर। जो कराना कराइए, लेकिन किसान को पैसे दिला दीजिए। नहीं, उसको अभी हम लोग करते हैं। और एसओआर के विषय में हम लोगों ने पहले ही निर्देश दे दिया है, और उस पर मुझे बहुत जल्दी ही उसको रेक्टिफाई करके राज्य के समक्ष रखा जाएगा। इस विषय पर चीजें आगे बढ़ गई, मीटिंग वगैरह भी बड़ी तेजी से हो रही है। बहुत जल्द इस पर भी हम लोग इसको ठीक कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से सुख दुख के इस घड़ी में, इस चुनौती में हम सब लोग काफी दुखी हैं, काफी चिंतित हैं। फिर भी हमें ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। चाहे हमारे हाथ टूटे या पैर टूटे या कुछ भी हो, लेकिन हमें चलता रहना होगा। और निश्चित रूप से एक दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग, मैंने पहले भी कहा, चक्रवात वाला बोल रहे थे सर। हाँ, चक्रवात वाला सर, लाइव पूरा कर दीजिए। हाँ, चक्रवात वाला, इस पर हमारी अभी आज शाम को मीटिंग है। अभी भारत सरकार के साथ मीटिंग, हमारा डिजास्टर डिपार्टमेंट अभी मीटिंग पर ही बैठी हुई है, और अभी उनका क्या गाइडलाइन आता है वो भी मैं देखूंगा। और उसके बाद हम लोग की एक अलग से शाम को मीटिंग होगी। उसके बाद सर 3 दिन कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाए सर। ट्रेन वगैरह सब रद्द है सर, सब लॉकडाउन कर। 27 तक तो लॉकडाउन हम लोगों का पहले से ही है। नहीं सर, संपूर्ण लॉकडाउन कर दीजिए सर। सुरक्षा सप्ताह वाला नहीं, संपूर्ण सर, एकदम मूवमेंट स्टॉप। चलिए, इस विषय को देखते हैं। अभी हम लोग इस पर हम लोग की बैठक है शाम को, इस पर हम लोग आगे निर्णय लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार सबको। आप लोग सुरक्षित रहें, घर परिवार लोग सब लोग सुरक्षित रहें। हम लोगों ने भी बादल पत्रलेख जी, हमने भी काफी खेती किया है। हमारे यहाँ भी फसल बिक नहीं रहा है, बल्कि अब लोगों को बांटा जा रहा है। हमारी स्थिति तो और भी हालत में से हो गया। सर सुना आप सर फ्री में तरबूज दे रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री जी को भूल गए सर। नहीं, वही तो, आप तो खुद ही कहाँ के तरबूज खा रहे हैं। मुझे तो काफी पता, हमको खबर हो रही है कि आप कृषि मंत्री देगा सबको कि कृषि मंत्री ले